हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई सीजन 2 के एक और न्यू एपिसोड में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दाजुन ने गैंगबक के तीनों किंग्स के साथ अपना अलायंस बनाया, लेकिन उनकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो खुद ही पूरी गैंग के साथ पूरे गैंगबक को टेक ओवर करने निकला। और हैंगवांग के मल्टीपल टेम्पररी बेस पर दाजुन भाई की पूरी गैंग ने प्लानिंग के साथ स्ट्राइक्स की, जिस दौरान दाजुन की भिड़त हुई थी हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव डॉ चेंग ग्वेक के साथ, जो अपने लीडर यू शोंगशिन के लिए पूरे गैंगबक को हासिल करना चाहता था। दाजुन भाई ने न सिर्फ उसे डिफीट किया, बल्कि पूरे के पूरे गैंगबक अलायंस का वो बॉस बन गया। गैंगबक के तीनों किंग्स म्यूयोल पार्क, श्योंगरोकना और वॉनबिन किम अपनी पूरी जगह और सल्तनत को वापस से रिक्लेम कर पाए। और देखते ही देखते आसपास के सारे इलाके और अंडरवर्ल्ड के अंदर भी ये न्यूज फैल गई कि दाजुनिम नाम के एक बंदे ने अपने दम पर हैंगवांग को गैंगबक से खदेड़ दिया। अपनी इस पहली जीत के बाद गैंगबक के पूरे अलायंस को म्यूयोल पार्क ने अपने कोरियन ढाबे पे सबको पार्टी दी। और इन सारी चीजों के एंड में हमें ये पता चला कि जापान में बैठे हैंगवांग के लीडर यूशोंग तक भी ये पूरी खबर पहुंच गई। और अब आगे अगले दिन की सुबह में हम देखते हैं दाजुन गैंग के हाइडआउट वाईजे टावर को, जिसके अंदर करंटली पूरे गैंगबक अलायंस की मीटिंग चल रही थी और म्यूयोल पार्क हंसे जा रहा था। हैंगवांग के उन कमीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो साले भड़वे बेखौफ होकर गैंगबक में घुस आए, लेकिन हमारे सामने टिक नहीं पाए और दुम दबा के भाग गए। तो हिसु गैंग उसे कहता है, हाँ भाई, लेकिन इतना एक्साइटेड होने वाली बात क्या है इसमें? लेकिन म्यूयोल उसे फुल इग्नोर करते हुए बोलता है, मिस्टर दाजुन, क्या हमें इस मामले को और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए? क्यों ना फुल स्पीड में गैंगनम पर धावा बोल दिया जाए और हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए हैंगवांग का। बट दाजुन उसे तुरंत ही मना कर देता है, ये कहते हुए कि अभी भी हैंगवांग से सीधा भिड़ना हमारी औकात के बाहर है। अबे तो हमारा सीईओ होने के बाद भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? सारी गैंग्स को यूनाइट करने के बाद गैंगबक के बाहर हमारा नाम जरूर फैला है, लेकिन फिर भी हम हैंगवांग की साइज के मुकाबले काफी कम है। दाजुन की बात बिल्कुल सही है। हैंगवांग गैंगबक से इसीलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि वो वीक है। वो लोग यहाँ से इसीलिए गए हैं क्योंकि हमने अपनी तादाद अचानक से बढ़ा ली। हैंगवांग अच्छे से ये समझता है कि अगर वो अभी हमसे लड़ने गया तो उनको भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर अभी हमने उनसे सीधी टक्कर ली तो हमारा भी बुरा हाल हो सकता है। तो इन सभी बातों पर हिसु कहता है, भाई लोग, अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बैठे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए। लेकिन सच कहूँ तो एक और रास्ता भी है। हमारी तादाद बढ़ने के बावजूद भी दुश्मन हमसे तगड़ा है, तो इसका बस एक ही रास्ता है कि हम दुश्मन की ही ताकत को कम करें। हमें प्लानिंग के साथ उनकी वीकनेस पर सटीक वार करना होगा, जिसकी बदौलत आने वाली वॉर से पहले ही वो थोड़े से वीक होकर लड़खड़ाएंगे। और ये चीज करने के लिए हम में से ही किसी बंदे को हमारे एनिमी के खेमे में जाना होगा। भाई लेकिन ये तो धुरंधर वाली बात हो गई ना यार, और ऊपर से रिस्क भी कितना है। तो ग्योम्बेक अपना फाइनल स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, किसी न किसी को तो ये मुसीबत अपने सर लेनी होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद दाजुन अपने रूम की तरफ जा रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे ये काम सही में अपने ही किसी बंदे को देना होगा। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होने के नाते मुझे फैसला लेना ही होगा। तभी उसके सामने अचानक से युनडोंग उसका प्रोटीन शेक लेकर आ जाता है कि दाजुन भाई, टाइम हो गया है, पी लो। तो दाजुन उसे थैंक्स कहते हुए वो प्रोटीन शेक को पीने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि युनडोंग के हाथों में बैंडेजेस लगी है। ये देखकर दाजुन उल्टा सामने से उसे सॉरी कहता है, बिकॉज युनडोंग को ये चोट दाजुन को फॉलो करते हुए ही लगी थी। युनडोंग तुरंत ही कहता है कि दाजुन भाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं हर लड़ाई में आपका साथ दूं और हमारी गैंग के बाकी बंदे भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। एंड सच में गैंग के दूसरे बंदे भी ठुके पड़े थे और उनके बारे में युनडोंग कहता है कि ये सब वो अपनी ही मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि दाजुन भाई आपने सबकी मदद की है, तो आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस हुक्म करो, कम से कम आप जो बोलते हो हम वो तो कर सकते हैं ना। ये बात जानकर दाजुन काफी ज्यादा चौंका हुआ था। इवन अपने रूम में आराम करते वक्त भी उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि सब लोग मुझ पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं और खुद की जान को दांव पर लगाते हुए भी नहीं सोचते। और साला हैंगवांग को हराने के लिए मैं इनमें से किसी का सैक्रिफाइस कैसे कर सकता हूँ? क्या सच्चे लीडर सही में ऐसा करते हैं? सच में ये वास्तविकता काफी घिनौनी है। फिर सेम इसी रात सीन शिफ्ट होता है कियोटो, जापान में। हम देखते हैं एक तैयार हो चुके ककून को, जिसे यू शोंगशिन भी देख रहा था। और तब उसे उसकी गैंग का एक बंदा बुलाने आता है, तो वो उसे भी चुप करा देता है और कहता है कि जरा इधर आ और इसे देख, ये तितली अपने ककून में से निकलने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। आखिर कितने घंटों तक उस छोटी सी जगह में ये रही होगी। इस याज में
कि वो बाहर निकलकर दुनिया में अपने पंख फैलाएगी। यही शानदार उड़ान का सपना देखा होगा इसने। भौंकना साले, क्या तुझे लगता है कि वो लोग कोरिया पहुंच गए होंगे? वो बंदा बोलता है, यस सर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था हमने वैसे ही हैंगवांग के असासिन्स को दाजुन गैंग के ठिकाने पर भेज दिया है और आज रात तक वो लोग दाजुन का सफाया कर देंगे। हाँ, एक नई ऑर्गेनाइजेशन का बाप बने उसे वैसे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उसे पक्का ये चीज पता नहीं होगी कि आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कैसे करते हैं। ये बोलते हुए वो उन्हीं झाड़ियों में से एक मेंटिस को उठाता है और उसे ककून से निकली ताजी तितली के पीछे रख देता है। फिर बोलता है, उसे कुछ भी नहीं पता, जिस पल उसने अपने पर फैलाए एग्जैक्ट उसी पल वो बेकार में मारा जाएगा। इट्स इंडिकेटिंग कि ककून से निकली जो तितली है वो दाजुन है और उसका शिकार करने वाला मेंटिस युशियांग। और सच में ये वाला सीन कहीं ना कहीं से मुझे अपनी बचपन वाली कुंफू हसल मूवी की याद दिलाता है। इधर हम देखते हैं कि युशियांग के असासिन्स वाईजे टावर के अंदर दाजुन के रूम में पहुंच चुके थे और उसके बिस्तर तक पहुंचकर उन लोगों ने खचाखच चाकू भी चला लिया था। बट देन दिस प्रोफेशनल असासिन्स रियलाइज कि आइला पलंग पर तो कोई है ही नहीं। उनमें से एक बंदा बोलता भी है, अबे सालो, मुझे लगा था कि वो बंदा तुम्हारे हिसाब से यहीं पर होगा। तभी उस रूम की बत्ती जलती है और उनके पीछे से आवाज आती है, तुम सब शानीगान के बंदों को देखकर लगता है कि तुम लोग हमारे बॉस का गेम बजाने आए थे। अफसोस वो यहाँ पर नहीं है। वेल, इधर म्यूयल पार्क के साथ साथ युनडोंग, श्योंगरोकना और वॉन बिन किम भी मौजूद थे, जो बिना वक्त गवाए अपने सारे बंदों के साथ हैंगवांग के उन असासिन्स पर टूट पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, जब दाजुन तैयार होकर कहीं पे निकल रहा था। उसके दिमाग में अगेन यही बातें चल रही थी कि हैंगवांग को अगर वीक करना है तो उसको रिस्क लेना ही होगा और वो चीज करने के लिए हम में से ही किसी एक को उन एनिमीज के करीब जाना होगा। ये सोचते हुए उसकी नजर पड़ती है वहाँ रखे चेस बोर्ड पर। वो तुरंत एक ब्लैक पॉन को उठाकर उसे व्हाइट पॉन के एरिया के बीच में रख देता है और साथ ही धीमी आवाज में बोलता है, ऐसे हालातों में अब बस एक ही रास्ता बचा है। और क्लोजअप में हम देखते हैं कि दाजुन भाई ने असल में कोई प्यादा नहीं बल्कि असल में किंग को उठाया था और रख दिया था अपोजिशन के एरिया में। यानी कि दाजुन डिसाइड कर चुका है कि हैंगवांग को अंदर से इन्फिल्ट्रेट वो खुद करने जाएगा। ये बात जब ग्योमबेक को पता चली तब वो भी उसे यही कहता है कि शायद से ये डिसीजन सही नहीं है। साला, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा इकलौता लीडर खुद ही दुश्मन के कलेजे के नजदीक पहुंचना चाहता है, वो भी सारे एनिमीज के बीच में। उसके इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है गैंगनम का वो बड़ा सा इलाका जहां हैंगवांग की मजबूत पकड़ है। इवन इसी बिल्डिंग के एक बंद कमरे के अंदर एक बंदा खून से लथपथ हालत में अपने जान की उनसे भीख मांग रहा था। तब उसे हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव कहता है, इतनी जल्दी भीख नहीं मांगते, ये दुनिया ऐसे काम नहीं करती, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तेरी मदद करने आएगा। और ये एग्जीक्यूटिव होता है यूशी कैंग, जिसको हमने कुछ एपिसोड्स पहले इंचियन पोर्ट वाले आर्क में देखा था। ये बंदा स्कूल का स्टूडेंट है और साथ ही हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव। इधर हिसु दाजुन को फुल सपोर्ट करते हुए कहता है, भाई इसके बारे में तो हैंगवांग ने कुछ सोचा ही नहीं होगा, अपन लोग उनको चौंका डालेंगे। लेकिन ग्योम कहता है कि हमें पहले छुपकर थोड़ी सी छानबीन कर लेनी चाहिए। एक लीडर वो नहीं होता जो अपनों को सैक्रिफाइस करके खुद छिपा रहे। यहाँ तक कि मैं जिस लीडर को जानता हूँ वो तो ऐसा कतई नहीं करता। एंड ये बोलते हुए वो अपनी गैंग के नंबर 2 और नंबर 3 के साथ निकल पड़ता है हैंगवांग के गैंगनम में रहे हेडक्वार्टर्स का चप्पा चप्पा छान मारने। इधर वाईजे टावर के अंदर तीनों किंग्स ने मिलके हैंगवांग के उन असासिन्स का कुत्ता बना दिया था। एंड फिर वो तीनों उस रूम से निकल जाते हैं अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए, अब इनका सफाया तुम लोग कर देना, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि दाजुन पहले ही गैंगनम जा चुका है। तो वॉन बिन कहता है कि ये आइडिया काफी नासमझी भरा है। मैं जानता हूँ कि हमें हैंगवांग के मनी सोर्स का पता लगाना जरूरी है और ये करने के लिए हमारा लीडर वहाँ पर जाएगा। इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर उस पर गैंगनम में बड़ा हमला हो गया तब तो हम धरे के धरे रह जाएंगे, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भाई ने जो कहा है वो करना ही होगा। हमें गैंगबक के अंदर बिजनेस को जमाते हुए पकड़ बनानी होगी। जब तक दाजुन हैंगवांग को कमजोर करता है तब तक हम लोग आने वाली बड़ी लड़ाई की तैयारियां करेंगे, पर तब भी हमारे जीतने के चांसेस पूरा 1% भी नहीं है। भले ही तुम लोगों को ये बेतुका लगे, लेकिन मैं दाजुन पर अपना सब कुछ लगाने को तैयार हूँ। क्या तुम दोनों के कंचों में ये करने का दम है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अगले दिन शाम को, जब हमारे तीनों लौंडे गैंगनम के एक पार्क
पार्क में मीटिंग कर रहे थे। ग्योम कहता है हमें उन सालों के पैसों का मेन सोर्स तोड़ना होगा। हैंगवांग के सभी झंडुओं की लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे और उनके रिवॉर्ड सिस्टम पर टिकी है, जो सारा का सारा पैसा उन लोगों ने अपनी एग्रेसिव बिजनेस एक्सपांशन के चलते कमाया है, उसी के दम पर वो लोग साथ में टिके रहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर पैसा ना मिले तो वो लोग टूट के बिखर सकते हैं। तो दाजुन, ये करने के लिए हमें उनके पैसों के सोर्स को ही रोकना होगा, जिसकी शुरुआत होगी उनके पावरफुल एरिया को इन्वेस्टिगेट करके, और वो एरिया है गैंगनम का डोंगजैक। दाजुन खड़ा होकर उस पूरी जगह को देख ही रहा था, उतने में हीसू बड़े से लैंप पोस्ट पे चढ़ के देखने लगता है। लाइक चील की निगाह है मेरी। अबे साले हीसू, तू ऊपर कब गया? नीचे आ। हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि हम नजर में आ जाए। लेकिन भाई नजारा तो मस्त दिख रहा है इधर से। इतने बड़े एरिया के अंदर हम हैंगवांग के लॉन्डो को चलते चलते ढूंढेंगे, इससे अच्छा है कि इधर से ही देख लूं। अबे गांडू, उतनी ऊपर से तुझे क्या ही अलग दिख जाएगा। अरे दिख गया। ऐसा बोलते हुए हीसू फुल स्पीड में नीचे आता है और भगते हुए बोलता है चलो मेरे पीछे, मुझे पता है कहाँ जाना है। दाजुन कहता है ग्योम, अब हमें भागना होगा। ग्योम भी लाइक आखिर क्या सोच के हम इसको लेकर आए यार। सीन शिफ्ट होता है उसी इलाके के अंदर जहाँ स्कूल के कुछ लौंडे एक बंदे को बुली करते हुए ले जा रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि साले कहाँ चलेगा, इंटरनेट कैफे या फिर कैरियोके? बताना साले, आखिर कहाँ पिटना चाहता है तू? वो पिटा हुआ बंदा कहता है ग्योंगो भाई प्लीज रहम करो, मेरे को घर जाने दो यार। चल मैंने डिसाइड कर लिया, मैं यहीं पर तेरी लाल करूंगा। पहले शुरुआत करते हैं तेरी आंखों से। ऐसा कहते हुए वो अपनी जलती हुई सिगरेट उसके मुंह पर लगाने वाला था, तभी हीसू उसकी साइड में सीधा छत से लैंड करता है। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अबे कौन है बे तू? अचानक से ऊपर से सीधा डस्टबिन पे कूदा। अरे भाई मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कृपया इस सिगरेट को थोड़ा साइड पे रखेंगे, हो सके तो इसे अपनी बुंड में डाल दो। ध्यान रहे बच्चों, तू कचरे के नजदीक खड़ा है, अगर एक भी तिनका इधर गिरा तो आग लग जाएगी। अबे साले आग लगे ना लगे तुझे क्या उससे? क्या तू मेरे हाथों मरना चाहता है? हीसू अपना पंच तैयार करते हुए कहता है दूर हट जा साले, तेरे मुंह से बहुत बास आता है। तभी वहाँ पर अचानक से ग्योम्बेक आकर उसे ले जाने लगता है। माफ करना भाइयों, मेरा ये कमीना कुत्ता कभी कभार अपनी बेड़ियों को तोड़ के भाग जाता है। अबे साले हीसू, तुझे किस तरीके से समझाऊं? हम यहाँ पर सुमड़ी में काम करने आए हैं, अपन को हमारी मौजूदगी का ढिंडोरा नहीं पीटने का है। दाजुन तू भी खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल यहाँ से। लेकिन दाजुन का ध्यान उस बुली होने वाले बच्चे पर था। उसकी पिटी हुई हालत देखकर दाजुन को खुद का पास्ट याद आने लगा। उसको वहीं पर खड़ा हुआ देखकर वो बुली दाजुन को 2-3 गालियां सुना देता है। तभी दाजुन फुल स्पीड में उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे बुली उड़ता हुआ सीधा कचरा पेटी पे जाके गिरता है। ये देख के उसके साथ वाले बंदों की भी फट जाती है कि ग्योंगो भाई किसी और की लाल करने आए थे, लेकिन ये तो उनकी खुद की हो गई। साइड पे ग्योम और हीसू का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। ग्योम बिलाई कब्बे साले गांडुओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है? दाजुन भाई पंगे नहीं लेने थे, मैं तो सिर्फ डरा रहा था बच्चों को। माफ करना, मैं खुद पर से अपना काबू खो बैठा। फिर रात को हम देखते हैं कि हमारे तीनों लौंडे एक सस्ते साइबर कैफे में आए हैं, जहाँ ग्योम्बेक उनको कुछ दिखाना चाहता है। नहीं, ब्लू फिल्म की कबड्डी नहीं, बल्कि उसकी पेन ड्राइव में होती है वो खास जगहों की लिस्ट, जिसको ये तीनों मिलके इन्वेस्टिगेट करेंगे। हैंगवांग यहाँ पर इतने शातिर तरीके से काम कर रहा है बिना खुद को रिवील किए, तो उसके हिसाब से ये पोटेंशियल लोकेशंस भी शायद से ही एक्यूरेट हो। एंड हम भी पीसी पर देखते हैं कि वो टोटल 20 डिफरेंट लोकेशंस होती है, लेकिन मास्टरमाइंड ग्योम्बेक ने पहले से ही 3 खास लोकेशंस को छांट के निकाला है। फर्स्ट लोकेशन जुनश्योंग हाई स्कूल, सेकंड लोकेशन क्योंगवॉन एकेडमी और लास्ट थर्ड लोकेशन होती है शेवा बिल्डिंग। हम तीनों अलग होकर इन तीनों जगहों पर बढ़ जाएंगे। बुखड़ीशु रामेन खाते हुए कहता है लेकिन भाई आखिर ये हैंगवांग वाले भड़वे स्कूल में से कैसे पैसा बना सकते हैं? पक्का मुझे लगता है स्कूल के अंदर कोई लफड़ाई नहीं होगा। तो तू कभी कभार अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, तो कोई नहीं, हम लोग बाकी 2 जगहों पर ध्यान रखेंगे। सो अभी के लिए वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो जुनश्योंग हाई स्कूल को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देंगे, लेकिन उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करनी होगी, वरना वो लोग हैंगवांग के सामने बिग वॉर में हार जाएंगे। हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि जंग शुरू हो। फिर हमें उस सेम एरिया की अननोन लोकेशन दिखाई जाती है, जिसके रूम के अंदर एक स्टूडेंट मन लगा के नीट की तैयारी कर रहा था, और ये स्टूडेंट होता है हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव यूशी कैंग। हाँ मैं तो थक गया, आखिर और कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बोल के वो प्रिपरेशन पेपर को रखता है साइड पे और निकालता है एक लेजर, जिसमें 50 मिलियन वॉन की एंट्री
होती है एक स्कूल के स्टूडेंट के पास इतने पैसे। तभी हम देखते हैं कि उसी सेम रूम के अंदर एक बंदे की काफी गंदी कुटाई हो रही है। सो हाँ, ये वही लोकेशन है जो अभी कुछ मिनट्स पहले हमने देखा था। वो बेचारा अपनी कपकपाती आवाज में कहता है, निकल जाओ सालो मेरे घर से, मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। और हाँ, इस बंदे की तरह इस लेजर के अंदर और भी कई सारे लोग होते हैं जिनके पास से हैंग वांग को पैसों की वसूली करनी है। क्यों, वो आगे पता चलेगा। तभी एक बंदा यूशिक को ये खबर देता है, बॉस सारा काम मक्खन की तरह चल रहा है। हाँ, वो तो चलना ही था, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ही मक्खन चल रही है। अगर पैसों से ही खेलना पढ़ाई लिखाई होती तो अम्मा कसम इस देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट में ही होता। और भाई जरा नोटों की गड्डियों को देखो, ये कितना सारा पैसा है जिसका पूरा तामझाम एक स्कूल का स्टूडेंट करता है। यानी कि जिस लोकेशन को दाजुन, ग्योमबैक और हिशु इग्नोर कर रहे थे, शायद उसी स्कूल से हैंग वांग सबसे ज्यादा पैसा छापता है। सीन शिफ्ट होता है दाजुन पर, जिसकी बात सुन के ग्योम और हिसु शॉक हो गए थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो जुनचोंग हाई स्कूल में जाएगा। मुझे काफी तगड़ी गट फीलिंग आ रही है। तो ग्योम और हिसु ये डिसाइड करते हैं, दाजुन तो स्कूल में जाना, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता इतना खुल के जाना ये डेंजरस हो सकता है? और इसी के साथ अगले दिन हम देखते हैं जुनचोंग हाई स्कूल को, जिसके एक क्लासरूम के अंदर एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है और टीचर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी शक्ल तो देखो, कितना उदास है बेचारा। उस न्यू स्टूडेंट की शक्ल देखकर ग्योंगो की काफी ज्यादा फट जाती है, बिकॉज ये वही बंदा था जिसने पिछली शाम उसको बजाया था और इस लौंडे को बुली होने से बचाया था। हमारे दाजुन भाई जो स्कूल में हमजा अली युनडोंग बन के आए हैं। वेल, अभी हमें पिछली रात का उसी साइबर कैफे वाला सीन दिखाया जाता है, जब दाजुन ने ये डिसाइड किया था कि वो इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले शाम को जिन बंदों के साथ इनकी भिड़त हुई थी, उनकी स्कूल ड्रेस हैंग वांग के उस एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेम थी जिसका सामना इन लोगों ने इंचियोन पोर्ट पे किया था। तो इस बात से ग्योम भी ये समझ जाता है कि हाँ, मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन भाई, इसके लिए स्कूल जाना जरूरी है क्या? इसके अलावा अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है। वेल, वो जुगाड़ क्या है उसे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफिस में। अब ऑफिस के अंदर एक तगड़े बंदे ने प्रिंसिपल को काफी तगड़ा डोनेशन दिया होता है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, और वो बंदा होता है म्यूयल पार्क। तो टकलू सर, इस बात को जरा सा दबा के रखना, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई का एडमिशन आप टकलुओं की स्कूल में हो जाए। और पैसे देखो भाई, पैसे भाई ने पहले ही बोला था कि मैं दाजुन पर सब कुछ लगाने को तैयार हूँ, वो लगा रहा है यार। एंड दैट्स द रीजन कि स्कूल के मिड में अचानक से दाजुन का एडमिशन हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में मिनी रिसेस हो चुकी है, लेकिन स्टिल दाजुन भाई किताब में मुंह घुसाए हुए हैं। उसे लगता है कि ये जगह जरा भी नहीं बदली, यहाँ पर ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी है जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भगते हुए खेलते हुए बच्चे भी है, और साथ ही उसे याद आ रही है अपनी पुरानी लाइफ की, जब वो एक पढ़ाकू बंदा था लेकिन पढ़ नहीं पाता था। वो खुद से ही कहता है कि अब मुझे वो वाली जिंदगी वैसे भी चाहिए ही नहीं। शायद मुझे पहले ही पता चल गया था कि शुरुआत से जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने ही नहीं वाला। किस्मत से मुझे नई जिंदगी मिली है, नया परिवार मिला है, तो मैं पुरानी बातों को याद नहीं करने वाला। इतना याद करके वो उस बुक को वहीं पे बंद कर देता है, लेकिन तभी ग्योंगो उसके डेस्क को लात मार के दूर फेंक देता है। कितनी छोटी दुनिया है रे, तू साले वही है ना जो कल शाम मुझे मार के भग लिया था। कसम से तुझे देखकर मुझे बहुत ही खुजली हुई, और वो खुजली मैं तेरी कुटाई से मिटाऊंगा। साले, तुझे ये लगता है कि मुझसे पंगा लेने के बाद तू यहाँ शांति से जी पाएगा? क्या तेरी अकल मेरा घूसा खाने के बाद भी ठिकाने पर नहीं आई? तू होगा बाहर का गुंडा मवाली, लेकिन ये हमारा इलाका है भोसड़ी के। तभी एक भारी भरकम हाथ दाजुन की कुर्सी पर आकर रुकता है। इस नए लड़के पर इतना ज्यादा टफ बनने की जरूरत नहीं है, दोस्त लोग हमेशा गलतियों से सीखता है। और जरा शक्ल देखो इसकी, ये खूंखार अपराधी किस एंगल से स्टूडेंट लग रहा है। इसका नाम है मांगी हियो और ये इस पूरी स्कूल जिनचोंग हाई का लीडर है। क्या पहले हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले ले? ये बोल के वो दाजुन के सर पे एक जोरदार टपली बजाता है। उसकी तरफ से ये दाजुन को खुली धमकी है कि वो सुधर जाए और पंगे ना ले। बट दाजुन को यहाँ पर काफी गुस्सा आया होता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है क्योंकि उसे थोड़ी लंबी बाजी खेलनी है। मैंने सुना था तुझे लड़ना आता है, लेकिन तू तो भीगी बिल्ली बन गया। मांगी भाई, आपका ऑरा इतना ज्यादा है कि इसकी तो इतने में ही गांड फट गई। तो मेरे ख्याल से तू समझ गया है, अगर आगे से बकचोदी की तो मैं तुझे बीच में से ही मोड़ दूंगा। अच्छा बच्चा बन के रह, मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है। ये बात बताते हुए वो दाजुन को एक कार्ड देता है और ये बोलता हुआ निकल जाता है कि अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़े छोटे, तो बस एक कॉल कर देना, वो लोग तुम्हें अच्छे
रेट पर पैसा देंगे। और कहना मांगी भाई ने बोला है। दाजुन उस कार्ड को देख रहा था और दाजुन को देख रहा था एक लौंडा। हाँ, ये वही है जिसकी हेल्प दाजुन ने कल शाम को की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाजुन भाई टॉयलेट में मूत रहे थे, यही सोचते हुए कि कितने टाइम के बाद बुली हुआ हूँ मैं। साथ ही वो उस कार्ड पर लिखी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो थी लोन्स के बारे में। वो यही सोच रहा था कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को लोन्स की क्या जरूरत। पर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ चुका है और बोलता है शुक्रिया भाई। अबे साले, डरा दिया मुझे। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, मैं बस थैंक्स कहने आया था। शायद से मैं आपको याद नहीं होऊंगा, लेकिन पिछली बार आपने मुझे बचाया था तो मैं थैंक्स बोलने आया हूँ। दाजुन भी लाइक मूतते हुए कौन शुक्रिया अदा करता है यार। वेल, दाजुन फिर अपना बाकी का काम निपटाता है और साथ ही उस लौंडे को पूछता है कि क्या तुझे स्कूल में बुली किया जाता है। देख, अगर तू इन सब से बचना चाहता है तो अपना पूरा जोर लगा के संघर्ष कर, जैसे तेरी जिंदगी इसी पर टिकी हो। बाय द वे, क्या तुझे इस कार्ड के बारे में कुछ पता है? उस कार्ड को देखते ही वो बंदा डरते हुए कहता है फेंक दो उसे, मत रखो। भले ही तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े, गलती से भी उस नंबर पर कॉल मत करना, क्योंकि। लेकिन आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। हेलो मांगी भाई, नहीं मैं वो ना, माफ कर दो मुझे, मैं आ रहा हूँ। और बस कॉल कट करते ही वो तेजी से वहाँ से निकलने लगता है और अपनी धीमी आवाज में दाजुन को कहता जाता है मैंने जो कहा उसे याद रखना। और अब इस पॉइंट पर दाजुन को और भी ज्यादा शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं इसमें हैंगवांग का कोई कनेक्शन तो है। सीन शिफ्ट होता है क्योंगवॉन एकेडमी डिस्ट्रिक्ट पर, जहाँ हर बिल्डिंग की छतों को टापता हुआ हिसुकेंग अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन दबंग वाले ग्लासेस पहनने के बाद भी भाई को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। फिर हम देखते हैं शहवा बिल्डिंग को, जिसके अंदर ग्योमबैक मास्क पहनकर एंट्री ले रहा था। बल उसने किसी का आईडी कार्ड टपा के ये किया था, बट तब भी उसे खुद से ज्यादा दाजुन की फिक्र थी कि कहीं अपना भाई कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। सीन अगेन शिफ्ट होता है स्कूल के बैकयार्ड में, जहां इस लुल्ली बच्चे से कोई पैसों की वसूली कर रहा था और वो था स्कूल का लीडर मांगी। अब ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं होते तो मांगी उसे हेल्प ऑफर करता है, पूरी थैली भर के चिल्लर। तुझे पैसों की जरूरत थी ना बेड़ू, अब ये ले और इसे मेरे सामने खा। जितना तू अपने मुंह में समा पाएगा उतना तू लेके जा पाएगा। और सही में उस बंदे की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो बिना कुछ सोचे भाई मुट्ठी भर के धनाधन सिक्के खाने लगता है। और ये करते हुए उसकी आंखों में ना खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि ये लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता दुनिया में। दरअसल मांगी, ग्योंगो और उसके सारे चमचे मिलके उस बंदे की वीडियो बना रहे थे ये करते हुए। तुम लोग मुझे ये पैसे दे दोगे ना? तुम मजाक नहीं कर रहे ना? अरे ना, इतना काफी नहीं है, तुझे अपना पूरा मुंह इस सिक्कों से भरना होगा, यहाँ तक कि तू ठीक से बोल भी ना पाए। और सिक्के डाल अपने मुंह में साले। और तब उस बंदे को दाजुन की कही गई बात याद आती है कि उसे संघर्ष करना होगा, तभी टाइम के साथ वो इन सारी चीजों को इंड्योर कर पाएगा। तो वो खुद को इस बात की तसल्ली देने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं आगे और करूंगा। पर जब उसका पूरा मुंह फूल हो जाता है ना, तो मांगी उसका जबड़ा पकड़ के उसे खोलने लगता है कि और ज्यादा डाल। नहीं, तुझे और ज्यादा पैसे खाने होंगे रे लुक्खे, देख तेरे मुंह से वो गिरने लगे हैं। तभी दाजुन का भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर आता है और वो कहता है छोड़ दे उसे। अबे साले नए चूजे, तू यहाँ पर क्या करने आया है? इतने में दाजुन अपनी 0.69% पावर के साथ उसको शोल्डर प्रेस लगा देता है। नहीं, तुझे और ज्यादा सहना होगा रे लुक्के, देख तू तो तड़पने लगा। तूने बोला था ना कि मैंने अगर कुछ किया तो तू मेरी लंका लगाएगा। तुम सब के सब गलत थे, क्योंकि वो तुम हो जिसकी लंका मैं लगाऊंगा। इतना बोल के वो मांगी के शोल्डर को पिचका के चटका देता है भाई। वेल, मांगी और उसकी गैंग इस बंदे से लोन के पैसों की वसूली इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उसके बदले उनको कमीशन मिलता है। ये लोग स्कूल के अंदर जरूरतमंद ऐसे कस्टमर्स को ढूंढते हैं और अपने रेफरेंस से लोन दिलवा के कमीशन की वसूली करते हैं। दाजुन की खतरनाक पकड़ की वजह से मांगी अभी करा रहा था और उसे बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि प्लीज भाई छोड़ दे मुझे, मैं नहीं करूंगा ये सब। साइड पे ग्योंगो और उसके चमचे भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर ये बंदा कितना ताकतवर है जिसने मांगी को एक ही बारी में टेक डाउन कर दिया। जैसे ही दाजुन थोड़ा सा तरस खाकर उसे छोड़ता है तो मांगी नीचे गिर पड़ता है। तेरी पकड़ काफी मजबूत है साले, क्या तू बेसबॉल खेलता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू जैसा सांड स्टूडेंट के साथ ऐसी गंदी हरकतें करके मजे लेता है। ऐसा बोलते हुए दाजुन उन चिल्लर में से एक सिक्का उठाता है। तब अचानक से मांगी पीछे से उस पर अटैक करने आता है, लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि
दाजुन इन सारी चीजों से अवेयर है। वो घूमकर मांगी को एक खतरनाक काप किक मारता है और तुरंत ही मांगी के जबड़े को पकड़ लेता है। तुझे असल में कुछ भी नहीं पता है ना, क्योंकि तूने कभी दर्द को महसूस ही नहीं किया। ये कहते हुए दाजुन उसे दर्द महसूस करवाता है। वो अपने हाथ में पकड़े सिक्के को मांगी के आंख के कोने पर रखकर प्रेस करने लगता है। यही है वो दर्द साले, इसे महसूस कर। और दर्द के मारे मांगी तड़पते हुए चिल्लाने लगता है। ग्योंगो की उसकी आवाज सुन के ही फट जाती है कि भाई ये सच में उसको मार देगा। एंड बस अगले सीन में हमें पिचुक की आवाज आती है और मांगी अभी बच्चों की तरह रो रहा है, मेरी आंख मेरी आंख। फिर दाजुन ये कहता भी है कि ये दर्द तुम सबको भी फील करना चाहिए सालो। तुम बड़ों को ये पता होना चाहिए कि असली दर्द कैसा होता है। तो अभी जो हुआ उसे देखने के बाद अपने मुंह का शटर बंद रखना। तो हाँ, वो लोग अपने मुंह का शटर बंद रख के मांगी भाई को वहाँ से लेकर फूट लेते हैं। और वो पिटा हुआ बंदा दाजुन को अगेन थैंक्स कहता है, क्योंकि शायद दाजुन बीच में ना आता तो इसकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो सकती थी। काश मैं तुम जितना ताकतवर होता तो ये लोग मुझे परेशान ना करते, मैं इनसे लड़ पाता। नहीं, तुम कर सकते हो, मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। फिर दाजुन उसे इन चिल्लर्स के बारे में पूछता है कि आखिर तू उनसे ये क्यों ले रहा था। तो वो कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो दाजुन को कार्ड देखते हुए ये लगता है कि यही वो बंदे थे मांगी एंड गैंग वाले जो ये लोन का पूरा धंधा चलाते हैं। बट देन वो स्टूडेंट कहता है कि नहीं, वो लोग तो सिर्फ कमीशन की वसूली वाले थे। तुम्हें गलती से भी इस नंबर पर कॉल नहीं करना चाहिए। अगर तुमने उनसे पैसा ले लिया तो तुम उन घटिया लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे और वो लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे। सीन शिफ्ट होता है रात को और हम देखते हैं एक पुराना घर जहाँ एक अबला लड़की लाल बालों वाले लक्की के सामने गिड़गिड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उसको लोन का इंटरेस्ट 70 मिलियन वॉन चुकाना है। साली तेरा मुंह खोलते ही बदबू आ रही है। माँ कसम, ये गरीब कितने घटिया होते हैं। इस बंदे का नाम है नेमोसॉन और ये भी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है और ये भी शायद से इस लोन वाले काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो अभी उस लड़की को धमकी दे रहा है कि तू लोन का पैसा चुका वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बेचारी कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर को देखो जरा, वो बीमार है, मेरे पास उनकी दवाई लेने के भी पैसे नहीं है, तो क्या तुम लोग प्लीज थोड़े से दिन रुक नहीं सकते, इस डेडलाइन को थोड़ा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन नहीं, नेमो को कुछ भी करके पैसा वसूल करना है, उसके लिए वो इस लड़के को कहीं पे बेच भी सकता है। तो जब वो उसे घसीट कर ले जा रहा था तभी वो बीमार दादी माँ अचानक से उसके पैर पकड़ के उसे रोक लेती है। अबे साली बदबूदार बुढ़िया, तू बीमार थी तो तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ऐसा बोलते हुए ये साला उस बुढ़ी दादी पर अपनी लातें बजा देता है। तभी हम देखते हैं कि उस घर में उसके साथ यूशिक कैंग भी मौजूद है, वो भी अपने आइकॉनिक स्कूल यूनिफॉर्म में, और वो नेमो को गंदी हरकत करने से रोक लेता है। क्या तूने उसकी बात सुनी नहीं? उसने कहा उसकी बूढ़ी दादी माँ बीमार है। एंड इस पॉइंट पर यह रिवील होता है कि यूशिक कैंग हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ इस पूरे लोन के बिजनेस का जनरल मैनेजर है। नेमो, तुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। इतना बोल के वो माइक्रोवेव के अंदर रेडीमेड ओट्स को पकाने लगता है और फिर तुरंत ही उन दादी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगता है कि माफ करना, हमने आपको डरा दिया। वो दादी माँ रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज हमें बख्श दो, मेरी ग्रैंड डॉटर को लोन के इस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था, उसने बस मेरे मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए तुमसे पैसा लिया था और अब तुम्हें वापस करने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी हमें क्लोजअप में दिखाया जाता है कि माइक्रोवेव के अंदर खाना पकने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी है। ये तो काफी बुरी सिचुएशन है। एक काम करते हैं, मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगा दादी माँ, बस जो पैसा आपने लिया है वही वापस कर देना। योशिक की ये बात सुनकर ग्रैंड डॉटर और दादी माँ दोनों खुश, लेकिन उससे पहले वो उन दोनों के सामने ये कंडीशन रखता है कि दादी माँ आप थोड़ी सी कमजोर हो तो ये लो, ये गर्मा गर्म खौलता हुआ दलिया आपको बस 10 सेकंड्स के अंदर खत्म करना होगा, तभी मैं तुम्हारा इंटरेस्ट माफ कर दूंगा। और सही में भाई वो उबलता हुआ खाना कितना ज्यादा गर्म था। बुढ़िया चल जल्दी से अब इसे खा ले, इससे पहले कि मैं अपना दिमाग बदल लूं। यानी कि भाई ये यूशिक कैंग रत्ती भर भी अच्छा इंसान नहीं है, वो बस सिचुएशन का फायदा उठाकर ऐसे लोगों को तड़पाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो बीमार दादी माँ उस उबलते हुए खाने को कांपते हुए खाने लगती है और उन्हें उस सिचुएशन में तड़पता हुआ देखकर ये साला यूशिक कैंग काफी क्रीपी तरीके से मन में हंसने लगता है। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद नेमो उसे कहता है कि उसने इन लोगों को काफी सस्ते में जाने दिया, बट यूशिक का मानना ये है कि जितनी लिमिट बढ़ रही है बढ़ने दो, वो लोग पैसा देने में जितनी देरी करेंगे उतना उनको ज्यादा फायदा होगा। इसी तरीके से तो बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। तभी उसका ड्राइवर कम सेक्रेटरी उसे स्कूल में आए नए ट्रांसफर लौंडे के बारे में बताता है कि क्या बॉस हम उसको इन्वेस्टिगेट करें। हाँ, यहाँ पर युनडोंग एके दाजुन की ही बात हो रही है, लेकिन यूशिक उस पर उतना ध्यान नहीं देता। वो बस कह देता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। फिर इस सेम टाइम पर हम आते हैं इस इलाके के बाहर वाले उस पार्क पर जहाँ काली रात में हीसू कैंग काले चश्मे पहन कर आया है और दाजुन को उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछता है। मेरा पहला दिन
काफी तेजी से गुजर गया, पर मैं जानबूझ के यूशिक के करीब नहीं गया। जैसा कि हमने प्लान किया था, मैंने कुछ चीजों की तलाशी की। और तब दाजुन उन दोनों के सामने ये रिवील करता है कि हैंगवांग का मेन मनी सोर्स असल में लोन बिजनेस है, जो शायद से यूशिक कैंग स्कूल से ही ऑपरेट करता है। ये चीज बिल्कुल वैसी ही है जो मेरे स्कूल जाने से पहले हमने पता लगाई थी। तो सामने हीसू और ग्योम्बेक के पास भी कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ पर उनको इस लोन बिजनेस से जुड़ी 2 डायरेक्ट लोकेशंस मिली थी। सो इन सारी बातों के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल से अपन मिलके और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जुनचोंग हाई स्कूल पे, जहाँ दाजुन किसी और क्लासरूम की तरफ जा रहा था और उस टाइम तक उसने ये पता लगा लिया था कि यूशिक कैंग अपनी फुल सिक्योरिटी के साथ स्कूल के अंदर आता जाता है और क्लास में कतई संस्कारी पप्पू बन के पूरा टाइम स्टडी ही करता रहता है। और ऐसे ही अचानक से उसके सामने कोई आके खड़ा हो जाता है। जरा बीच में से हटोगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पर असल में उस बंदे की शक्ल देखकर यूशिक के पसीने छूट जाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो है दाजुन भाई और वो भी उसे अच्छे से जानता है। उसकी जान थोड़ी देर के लिए हलक में आ गई थी, ये सोचते हुए कि आखिर ये बंदा स्कूल के अंदर कैसे आया। मुझे जानता है ना, मैं हूँ दाजुन, गैंगबक अलायंस का बाप। वेल, अभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का एक सीन और हम देखते हैं पैराडाइज वीआईपी क्लब की एक बिल्डिंग को। वैसे ये प्लेस हमें सीजन 1 के अंदर भी दिखाई गई थी, जब हांगिल जो हैंगवांग के नंबर 2 से मिलने गया था। लेकिन ये जो पास्ट का सीन है ना, उसमें इस पैराडाइज वीआईपी क्लब को अभी तक हैंगवांग ने टेक ओवर नहीं किया। हम देखते हैं इस क्लब की ऑर्गेनाइजेशन के पुराने बॉस को, जिसका नाम है जिंटे यांग, और ये अभी अपने सामने खड़े यूशिक कैंग की तारीफ कर रहा है। यानी कि हैंगवांग से पहले यूशिक कैंग यहाँ का मेंबर था और इतनी छोटी एज होने के बावजूद भी उसने काफी तगड़ा काम किया था। इसी वजह से बॉस उस पर खुश है। अपनी इसी खुशी को और बड़ा बनाने के लिए जिंटे यांग ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को पार्टी दी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद के सीन में हम देखते हैं कि उस पार्टी के तो एल लग गए हैं। बंदे बिछे पड़े हैं, रम के ग्लासेस टूटे पड़े हैं और सोफे पर मस्त पोजीशन में बैठा है यूशिक कैंग। बोले तो ये किया कराया उसी का है। आखिर ये सब क्या है यूशिक? तूने क्या डाला था हमारे जाम में? बोलना साले दगाबाज, तू हमको धोखा दे रहा है। माफ करना, लेकिन सच कहूँ तो जितना पैसा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मुझे उतने में खुशी नहीं हो रही है। वेल, पास्ट के इस इंसिडेंट के बारे में अभी प्रेजेंट में म्यूयल पार्क किसी को बता रहा था। वो चश्मिश भड़वा यूशिक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन से उठ के आ गया है। वो अपनी बिजनेस स्किल के जरिए उन लोगों का भरोसा जीतता है, फिर मौका मिलते ही उनको धोखा देकर आगे निकल जाता है। जब उसने हैंगवांग के साथ हाथ मिलाया तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे दिया और यूशिक कैंग की वो सारी डिटेल वो भी दाजुन को बता रहा था। ठीक है, मुझे अब कुछ अंदाजा हो गया है कि आखिर असल में वो किस खेत की मूली है और तुमने भी ऐसी खास इन्फॉर्मेशन देकर मेरी काफी मदद कर दी। फिर दाजुन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ग्योम्बेक के पास जो वो पेन ड्राइव थी ना, जिसमें हैंगवांग वालों की वो सारी खास लोकेशंस थी, वो सारी इन्फो भी म्यूयल पार्क ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इकट्ठा की थी। वो तुरंत ही दाजुन को कहता है कि मेरी इतनी तारीफ मत कर भाई, क्योंकि असल में यही मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। मेरा म्यूयल ग्रुप दिखावे के लिए सरफेस लेवल पर बस रेस्टोरेंट चलाता है, लेकिन असलियत में हम लोग यहाँ के पूरे अंडरवर्ल्ड के अंदर सारे क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। तो हमारे लिए हैंगवांग के इस चूजे एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइलिंग करना बच्चों का खेल है। तो आगे बताओ दाजुन, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि कल वापस से तुम्हें स्कूल जाना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे भी वो बड़वा हर बार हैंगवांग के बंदों से घिरा रहता है, तो उसे स्कूल में ही मिलना अच्छा रहेगा। बट फिर भी म्यूयल के नजरिए से ये काम काफी लापरवाही से भरा है। वो दाजुन को कहता है कि ये शेर की गुफा में जाने के बराबर है, क्या पता तू वापस गैंगबक में आए ही ना। तो दाजुन वहाँ से निकलते हुए कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई मौका नहीं है। अगर शेर को पकड़ना है तो उसके ठिकाने तक जाना ही होगा। सो ये पूरी कन्वर्जेशन देखने के बाद हम वापस से आते हैं प्रेजेंट में, जब सच में दाजुन यूशिक कैंग के सामने आ गया है। पर फिर भी पूरे मामले को शांत रखने के लिए यूशिक अपनी एक्टिंग चालू रखता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो दाजुन को कभी मिला ही नहीं और उसे हटने के लिए कहता है। लेकिन दाजुन भाई काफी जोर से उसकी किताब बंद करके सीधा ही कह देते हैं, यूशिक इतना ज्यादा भोला बड़वा मत बन, तेरी सारी असलियत मैं जानता हूँ। आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तूने यहाँ तक आने की जरूरत की, यानी कि तुझे मेरा कोई भी डर नहीं है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि गैंगबक अलायंस का सीईओ खुद मुझे धर दबोचने आया है। क्या तुझे लगता है तो सही सलामत यहाँ से जा पाएगा? हम दोनों हैंगवांग के इलाके के काफी अंदर है, तो सीधी बात, मैं अगर चाहूँ तो सड़क पर जाते हुए भी तुझे खत्म कर सकता हूँ। तो मजाक अच्छा करता है, क्योंकि मैं यहाँ तुझे पकड़
लड़ने नहीं बल्कि एक प्रपोजल देने आया हूँ। फिर यूशिक के पूछने पर दाजुन उसे बताता है कि हैंगवांग के साथ चली हमारी लड़ाई के बाद हमें गैंगबक के अंदर काफी बड़ा लॉस हुआ है। सो हमें अपने सारे बिजनेसेस को रिस्टोर करने के लिए तगड़ा वाला पैसा चाहिए। तो मैं यहाँ तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, तुम हमारी गैंगबक अलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अबे तेरा दिमाग ठिकाने पर है, आखिर अपने ही दुश्मनों में इन्वेस्ट करके मुझे क्या मिलेगा? उसके बदले मैं तुम्हें एक्सक्लूसिव राइट्स दूंगा जिससे तुम अपना लोन बिजनेस गैंगबक के अंदर भी कर पाओगे। लेकिन मेरी ये डील सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है, ना कि हैंगवांग से। फिर आगे वो कहता है कि मुझे पता है यूशिक, तू यहाँ अपना लोन बिजनेस चलाने के बाद हैंगवांग को फीस पे करता है, लेकिन गैंगबक में तुझे हमें पे करने की जरूरत नहीं है। तो यूशिक गैंग हंसते हुए उसे कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, आखिर तू ये क्यों चाहता है कि मैं ऐसा करूं। मैं समझ गया, तूने मुझे ये ऑफर क्यों दिया। अबे ओए, तुझे क्या सही में लगता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन हैंगवांग के साथ गद्दारी करके करूंगा? याद है ना, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जीक्यूटिव हूँ, तो किसी भी हालत में मैं उनको धोखा नहीं दूंगा। तेरी फितरत में जानता हूँ यूशिक, तो पहले भी कईयों को धोखा दे चुका है, तो अब आखिर तकलीफ कैसी? तो यूशिक तुरंत ही नजरें चुरा के जाने लगता है। अबे चल, तूने मेरे बारे में गलत बातें सुन रखी है। पर तब ना चाहते हुए भी उसका हाथ अचानक से दाजुन के कंधे पर आ जाता है और फिर वो अपने मन में उसी क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दे, तेरे ऑफर के बारे में मैं सोचूंगा। मतलब सही में ये भेड़ का टका किसी का सगा नहीं है, इसको जहाँ पर भी पैसा और फायदा दिखेगा वो वहाँ पर हमेशा झुकने के लिए तैयार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्योंगवान एकेडमी डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ के इन्वेस्टिगेशन हमारे हिसू भाई कर रहे हैं, जहाँ पर दो बंदे कोरियन ढाबे पे खाना पेल रहे थे, लेकिन इन दोनों बंदों के पास पैसे खत्म हो चुके थे। तो इमीडिएटली पैसा पाने के लिए वो लोग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करने वाले थे। वेल, ये यूशिक के लोन बिजनेस वाला ही कार्ड है। तभी हम ये नोटिस करते हैं कि हिसू कैंग उनकी साइड पे ही खड़ा है और हमारा भुक्खड़ भाई बिना उनसे कुछ पूछे उनकी थाली में से टपाटप खाना खाने लगता है। भाई टेस्ट तो मस्त है, एकदम मजा आ गया। अबे साले, तू हमारा खाना क्यों खा रहा है? जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो पहले से ही मेरा है। मैं हूँ इंस्पेक्टर रॉय। क्या तुम भड़वों ने इस इलाके के अंदर गंदा काम होते हुए देखा है? भाई किस तरीके का बंदा है ये? एक टुकड़ा खाया था वो सही था, लेकिन इसने तो पूरी प्लेट ही उठा ली। वो दोनों बंदे घिन खा के उससे दूर चले जाते हैं और हिसू उनका जूठा खाना लपेटने लगता है। पर तभी उसके दिमाग में ये बातें क्लियर थी कि इस इलाके के अंदर हैंगवांग का बिजनेस उतना एक्टिव नहीं है, शायद से वो जगह ग्योम्बेक वाली वही बिल्डिंग है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है शहवा बिल्डिंग पर, जहाँ छुपते छुपाते हुए ग्योम्बेक को कुछ खास चीज मिली है, और वो होती है हैंगवांग के लोन बिजनेस की प्राइवेट ऑफिस। और उसे इस चीज का पक्का यकीन होता है कि जो चीज इन लोगों को चाहिए वो इसी ऑफिस के अंदर है। तभी वो देखता है कि उस ऑफिस के अंदर से नेमो अपने कुछ बंदों के साथ निकल रहा है। सो इस पॉइंट पर ग्योम्बेक अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं पे रोकता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है जिनशोंग हाई स्कूल पे, जहाँ दाजुन भाई उस लुल्ली बंदे के साथ कैंटीन कैफे में बैठे हैं। पर तब भी भाई के दिमाग में यूशिक कैंग की ही बातें चल रही थी। उसे लगता है कि मैंने बस एक कांटा फेंका है, क्या उसके अंदर मछली फंसेगी भी कि नहीं? युनडोंग, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बची हुई सारी कटलेट्स ले आया। अगर तुम्हें और खाना चाहिए तो मुझे बस बता देना, प्लीज मना मत करना। मैं अपने इकलौते दोस्त को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना अगर मैं कुछ ज्यादा कर दूं तो। लेकिन दाजुन भाई खुश थे क्योंकि स्कूल के अंदर उन्हें भी कोई दोस्त मानता है। सो ऐसे ही स्कूल का ये पूरा दिन बीत जाता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं और दाजुन अपने उस दोस्त के साथ स्कूल से चलते हुए निकल रहा था। तभी यूशिक कैंग उन दोनों को साथ में देख लेता है और फोन पे किसी को कहता है, अपना मुंह बंद रख और यूशोंगशिन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं आज दोबारा से दाजुन को मिलूंगा। इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये पक्का कोई बकचोदी करने वाला है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक मिडिल स्कूल, और ये यूशिक कैंग का पास्ट है। जब मिडिल स्कूल के दौरान उसके पास अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो वो पानी पीकर ही अपना पेट भर लेता था। वेल, उसकी ये लाइफ पहले से ऐसी नहीं थी। दरअसल उसकी रिच फैमिली ने एक एक्सीडेंट के दौरान सब कुछ खो दिया और तब से ये पाई पाई का मोहताज हो गया। वैसे अभी उसके पास 1000 वॉन थे, लेकिन इससे वो कुछ खास खरीद नहीं सकता क्योंकि महीने की कुछ दिन और निकालने हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिडिल स्कूल के टाइम पे उसे भी बुली किया जाता था, बेचारे के बचे हुए 1000 वॉन को छीन के। अब साला, इससे तो मैं पैसे छीन भी नहीं सकता। एक नंबर का गरीब जो ठहरा, तुझे ये वापस चाहिए ना, ये ले, जाके ले आ। इस गांडू बंदे ने यूशिक कैंग के आखिरी 1000 वॉन को नाले वाले लेक में फेंक दिया, जहां का पानी काफी गहरा था। लेकिन बेचारी यूशिक को उन पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि वो बिना सोचे वो लेने कूद पड़ा। फिर काफी मशक्कत करके वो उन पैसों तक पहुंचा, उसे लिया और वापस वहां से बाहर निकला खुद के दम पर। लेकिन वो 1000 वॉन का नोट इतना ज्यादा
ज्यादा गीला हो गया था कि वो यूशिक की पकड़ से ही फट गया। और ये देख के यूशिक हमें बैकग्राउंड में कहता है, उस दिन मुझे असल में पता चला कि आखिर ये जालिम दुनिया गरीब की गांड कैसे मारती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं एक छोटे से घर को जिसके अंदर अभी दाजुन भाई काफी शॉक में है बिकॉज उनके पिटे हुए स्कूल के दोस्त ने उनको ये सारा खाना ऑफर किया है और ये घर भी इसी लुल्ली बंदे का है। जिनशे, तूने मुझे अपने घर बुलाया वो काफी अच्छी बात है, लेकिन सच में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगेन दाजुन के पीछे क्रीपी तरीके से आके कहता है, कोई बात नहीं है भाई, खा लो। वेल फाइनली हम इस बंदे का नाम पता चल गया जो कि है जिनशे। और वो दाजुन को कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि जो भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे उन्हें हमेशा रीपे करना चाहिए। तो इस बात को रिस्पेक्ट देने के लिए दाजुन वो खाना खाने लगता है एंड क्वाइट अमेजिंग, उसे ये टेस्ट में काफी अच्छा लगता है। वेल सच कहूँ तो यहाँ एक डिटेल है, ये खाना कुछ कुछ वैसा ही है जो उसने हांगिलजो के फार्म में पहली बार खाया था। वो जिनशे से पूछता भी है कि भाई क्या ये खाना तेरी मॉम ने बनाया? तब जिनशे ये रिवील करता है कि उसकी मॉम अभी दुनिया में है ही नहीं। दाजुन उसको सॉरी कहते हुए उसके घर के सारे हालात देखता है कि कैसे बिना उसकी मॉम के ये पूरा घर एक तरीके से बिखर सा गया है। मुझे पता है युनडोंग, ये घर गंदा है क्योंकि लोन की वसूली वाले आकर ये सब करके जाते हैं। मेरी मॉम बस कुछ महीनों पहले ही गुजर गई तो मुझे ही उनका फ्यूनरल अरेंज करना पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही कोई रास्ता था, तो मैंने कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ किया और मांगी के रेफरेंस से लोन लेकर पैसा उठाया। मैं सच में अपनी मॉम को फाइनल फेयरवेल अच्छे से देना चाहता था, इसीलिए उनके फ्यूनरल के लिए मैंने ये सब किया। लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी बदकिस्मती यहाँ भी बीच में आ जाएगी। बेचारे जिनशे ने जिन बंदों के पास से लोन लिया था वो टाइम से पहले ही वसूली करने आ गए, वो भी उसकी माँ की फ्यूनरल में। बिना किसी नोटिस के उन लोगों ने वहाँ का कलेक्शन बॉक्स उठा लिया और जब जिनशे ने उनसे मोहलत मांगी तो उसकी काफी गंदी कुटाई कर डाली। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तब इस पूरे इंसिडेंट को यूशिक कैंग एंजॉय कर रहा था, गर्मा गर्म खाना खाते हुए। बेचारे जिनशे को रोता हुआ देख के उसे मजे आ रहे थे। वो अपने मन में वही क्रीपी स्माइल के साथ हंस रहा था। प्रेजेंट में जिनशे बताता है कि टाइम गुजरने के साथ उस लोन का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है और तब से ही मेरे घर पे वसूली के लिए वो गुंडे आते रहते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। मैं खुद मार खाना बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा दर्द तब होता है जब वो लोग इस घर को तबाह करते हैं जिसके अंदर मेरी माँ की यादें बसी है। उसकी ये सारी बातें सुनकर दाजुन तुरंत ही उसे कहता है, क्या तू इन चीजों से आजाद होना चाहता है? इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं चांदनी रात को एक डरा और सहमा हुआ बंदा ब्रिज के ऊपर चढ़ के अपने आप को टपकाने ही वाला था। उसका खुद के साथ ये करने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और उसे रुकने के लिए कहता है, जाने दे मुझे, मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। अबे चुप कर साले भिखारी, तू ऐसे नहीं मर सकता बिना हमारे लोन का पैसा चुकाए। तो अब इससे आप समझ जाओ कि ये बंदे किसने भेजे हैं। वो लोग तुरंत इस बंदे को पकड़ते हैं और उसे गोप 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 कर लेते हैं। वो वसूली वाला बंदा बोलता भी है, तो बिना हमारी इजाजत के मर भी नहीं सकता कुत्ते। सीन शिफ्ट होता है यूशिक कैंग की स्टडी रूम पे, जहाँ उसका सेक्रेटरी ये बताता है, हमने उस बंदे को बचा लिया जिसके पैसे देने अभी बाकी है और अब उसकी सारी पर्सनल चीजें जब्त करके हम अपने तरीके से वसूली करेंगे। ये तो काफी अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इंसानी मौत मरने के लायक भी नहीं हो। और हाँ सर, हमने आपकी और दाजुन की मीटिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर भी कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ सही होगा? लेकिन यूशिक उसकी बातों को फुल इग्नोर करके अपने परफेक्ट स्कोर के बारे में बातें करने लगता है। पहले मुझे काफी तकलीफ पड़ती थी एकेडमिक स्कॉलरशिप पाने के लिए, लेकिन अब मैं हर बार परफेक्ट स्कोर करता हूँ। सिर्फ एक सवाल ने स्कॉलरशिप के मामले में काफी फर्क डाल दिया, लेकिन उसी सवाल ने मेरे नसीब को तय कर डाला। इसलिए मैंने हमेशा परफेक्ट स्कोर को पाने के लिए अपने गांड का जोर लगा दिया। अंधा पैसा पाने के लिए ऐसी मेंटालिटी को बिना गलती के लगातार बरकरार रखना जरूरी है। गलती से भी गलती मत करना। युशियोंग को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई गलती नहीं की और हम देखते हैं कि इसने गलती क्यों नहीं की, क्योंकि इस भड़वे ने खुद ही खुद को 100 मार्क दे दिए हैं और ये चीटिंग करते हुए फीलिंग तो ऐसे ले रहा है जैसे जिंदगी में बहुत बड़ा काम करके उखाड़ लिया हो कुछ। वेल, सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक बड़े से जंकयार्ड पे। नहीं, आप ऐसे खुश मत हो जाओ, ये गन पार्क का घर नहीं है। दरअसल अभी इस जगह पर दाजुन भाई ने जस्ट एंट्री मारी होती है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि अभी इसी जगह पर उनकी मीटिंग होने वाली है यूशिक कैंग से, जो गड्डियों के ढेर पर बैठा हुआ दाजुन को आते हुए देख रहा था।
आखिरकार तो आ गया दाजुन। तो क्या आगे की कार्यवाही शुरू करे? वेल सच कहूँ तो मीटिंग के लिए ये जगह कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं है, वो भी रात के टाइम पे जंकयार्ड में, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी कंडीशन के मुताबिक अगर तू अपना लोन बिजनेस गैंगबक में करेगा तो आखिर हैंगवांग उससे अनजान कैसे रहेगा? क्या तूने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पूरे गैंगबक का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये जुबान देता हूँ। तभी यूशिक जरा सा हंसते हुए अपने मन में कहता है, चल झूठा, और तुरंत ही वहाँ से नीचे कूदता है। ये तो काफी कमाल की बात है, लेकिन क्या तुझे पता है मेरे काम करने का एक नियम है कि डील मेरे लिए काफी सही होनी चाहिए। तो तेरी डील के साथ तेरे प्रपोजल को भी मैं ठुकराता हूँ। गैंगबक के अंदर प्राइवेट लोन का बिजनेस और उसके राइट्स मुझे वो नहीं चाहिए। एक बार अगर पूरे गैंगबक को हमने हथिया लिया तो वैसे भी सब कुछ हमारा है। और यूशिक के इतना बोलते ही जंकयार्ड की उन सारी कार्स के पीछे से हैंगवांग के कई सारे हथियार बंद बंदे निकलते हैं। मैंने अपने बंदों का इंतजाम पहले से ही करके रखा था। तुझे देख के लगता है कि तूने इसकी उम्मीद जरा सी भी नहीं की थी। बिल्कुल नहीं, मुझे पहले से पता था तेरी घटिया और किनौनी हरकतों के बारे में। तभी हमें पिछली रात का वो पार्क वाला सीन दिखाया जाता है जब दाजुन ने हीसू और ग्योम्बेक से इस बारे में बात की थी कि पक्का यूशिक डील को ठुकरा देगा। और उसकी ये बात सुनकर ग्योम ने तुरंत ही ये सजेशन दिया था कि दाजुन तुझे वो जिस जगह पर मीटिंग के लिए बुलाएगा ना, वहाँ पर उसने पहले से ही अपने बंदों को छुपा कर रखा होगा। भाई अगर ऐसा है तो तू वहाँ पर जाएगा ही क्यों? ये बहुत डेंजरस है ना? हाँ हीसू, ये डेंजरस है, लेकिन इसकी आड़ में हमारा टारगेट कुछ और है। और ग्योम्बेक का वो टारगेट होता है शहवा बिल्डिंग की वो ऑफिस जो पूरे तरीके से अभी खाली है। क्यों? क्योंकि यूशिक कैंग अपने सारे बंदों को लेकर दाजुन से भिड़ने गया है। तो इसी बात का फायदा उठाकर ग्योम्बेक अपने फुल स्पीड में उस ऑफिस के अंदर जाकर सारी लेजर्स और हैंगवांग के पैसों की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है, जिसके जरिए वो हैंगवांग के मनी फ्लो को टोटली खत्म कर देंगे। और ये बात अभी दाजुन ने यूशिक के सामने रिवील की होती है। तो वो उससे ये पूछता है, अच्छा तो तुझे पहले से पता था कि मैं तेरी डील को एक्सेप्ट नहीं करने वाला? ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दाजुन। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने भी तेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचा था। तो शुरुआत से ही मेरी ऑफिस के पीछे था, है ना? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ग्योम्बेक ऑफिस का नजारा देखकर काफी शौक था, क्योंकि अंदर इंफॉर्मेशन की फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तेरी और तेरे बंदों की मेहनत बर्बाद हो गई दाजुन, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरे कहने का मतलब ये है कि तूने मेरे लिए पहले से ही कुछ तैयार रखा है। अपनी तैयारी के जरिए किसी भी तरह की मुसीबत और रुकावट से निपटना जरूरी है। और तब यूशिक ये रिवील करता है कि उसके बंदे ने पहले से ही उसे ये इन्फॉर्म कर दिया था कि सहवा बिल्डिंग वाली उनकी ऑफिस के अंदर एक बंदा कुछ दिनों से ताकाझाकी कर रहा है। और तभी उसने ये प्लानिंग कर ली थी कि दाजुन को निपटाने से पहले वो ऑफिस के अंदर से सारा कैश और लेजर्स किसी और सेफ जगह ट्रांसफर कर देगा। तो क्या अब तुझे मेरी बात थोड़ी सी समझ में आई दाजुन? तेरा गेम ओवर हो चुका है। और उसके इतना कहते ही उस जंकयार्ड की क्रेन अचानक से मूव करती है। और तब हमारे साथ साथ दाजुन भी ये देखता है कि उस क्रेन के हुक पर चेन लगा के किसी को लटकाया गया है। और उस पर्सन की हालत देखकर दाजुन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चिंता मत कर दाजुन, आज तू अकेला नहीं जाएगा, बल्कि तेरे साथ तेरा दोस्त भी आने वाला है। आज एक का डबल करके तुम दोनों को निपटाया जाएगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो बंदा होता है जिनशे, दाजुन की नई स्कूल का नया दोस्त, जिसकी हालत यूशिक ने और भी ज्यादा फटे हाल कर दी है। अब बोल भी दे दाजुन, तुझे मेरा तोहफा कैसा लगा? अबे साले, आखिर तूने जिनशे के साथ ये क्या किया? तेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि तू इस बंदे का इस्तेमाल करके कुछ खास करने वाला था, लेकिन अफसोस अब कोई फायदा नहीं है। वैसे आज तुम दोनों को यहीं पे निपटा के इसी जंकयार्ड में मैं गाड़ने वाला हूँ। कसम से तेरे साथ बहुत बुरा हुआ दाजुन। काश अगर पुराना वाला मैं होता तो तेरे ऑफर को खुशी खुशी मान लेता, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है। मेरे फ्यूचर गोल्स प्राइवेट लोन से काफी ज्यादा ऊपर है। तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का एक सीन, जब एक अननोन खास लोकेशन पर हैंगवांग का लीडर यूशोंगशन अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। वेल उस मीटिंग में यूशिक कैंग भी मौजूद था। जैसा कि तुम सब जानते हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं तुम में से ही किसी एक को अपना सक्सेसर चूज करूंगा। बहुत जल्द मैं कोरिया को अलविदा करके अपने बिजनेस को दुनिया भर में करने वाला हूँ, और उस दौरान मुझे एक खास इंसान चाहिए जो मेरी गैर हाजिरी में
पूरे के पूरे हैंगवांग को संभाले। तुम में से ही कोई एक ऐसा इंसान जो इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बेस्ट रिजल्ट ला कर दे, सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को मैं दूंगा सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो कोरिया के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के शिखर पे होगी। तो अपनी अपनी एबिलिटीज को प्रूव करो मेरे सामने। सो हाँ, प्रेजेंट में यूशिक कैंग इसी पोजीशन को पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। ये जो भी सारी चीजें दाजुन की वजह से हुई, उसके लिए वो उल्टा दाजुन को ही थैंक्स कहता है, क्योंकि डॉचिंग क्वैक भी इसी रेस का कैंडिडेट था जिसको दाजुन ने हरा के बाहर फेंक दिया और अनजाने में ही यूशिक का रास्ता साफ कर दिया। मैं उस गधे डॉचिंग की तरह अपने मौके को बर्बाद नहीं करूंगा और बहुत जल्द पूरे शियोल को भी अपना बना लूंगा। और फिर वो किसी को कॉल लगाकर सिग्नल देता है, चलो शुरू करो। और उसके इतना कहते ही क्रेन के जरिए एक बड़ी सी गाड़ी दाजुन के पीछे आकर गिरती है और इस पूरे जंकयार्ड की एंट्रेंस को ब्लॉक कर देती है। और फिर चारों तरफ से हैंगवांग के हथियार बंद बंदे दाजुन को पूरे तरीके से घेर लेते हैं और यूशिक चिल्लाकर दाजुन से कहता है, आज तेरे गैंगबक अलायंस का भी यहीं पे खात्मा हो जाएगा और मैं बनूंगा हैंगवांग का नया ओनर। एंड फाइनली दाजुन की वो उतरी हुई शक्ल देखकर वो काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी अच्छी नहीं होती, मैंने कहा था ना, तेरी हरकतों के बारे में मुझे पहले से ही पता था। और इसी के साथ सीन अगेन शिफ्ट होता है शहवा बिल्डिंग की लोन वाली उस ऑफिस के अंदर, जहां ग्योमबेक खाली ऑफिस को देखकर शॉक तो था, लेकिन इस बात का अंदाजा उसने पहले ही लगा लिया था। भाई दिमाग की टक्कर में तुम एक बार दाजुन को पीछे कर सकते हो, बट दिस डूड नेवर। और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है एक और जगह, जहाँ एक रूम के अंदर हिसू कैंग ने कुछ गिनती के बंदे निपटाए थे और वो खड़ा था एक बड़ी सी तिजोरी के साइड में, क्योंकि उसी वॉल्ट के अंदर यूशिक के लोन बिजनेस का सारा पैसा और लेजर्स है। वेल उसकी एक खास लेजर बुक तो अभी हिसू भाई के हाथों में है। अब अगर अब भी किसी को पता नहीं चला तो मैं बता दूं कि हमारे हिसू भाई क्योंगवॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी छतें टाप रहे थे ना, उन्हीं में से एक बिल्डिंग के अंदर यूशिक का स्टडी रूम था, जो इस आर्क के अंदर हमें काफी बार दिखाया गया है। और अभी हिसू कैंग वहीं पर मौजूद है। तभी एक बंदा यूशिक को ये बुरी खबर देता है, बॉस आपके घर पे किसी काले चश्मे वाले ने डाका डाला और वो पैसों के साथ आपकी कुछ खास चीजें टपा के ले गया। हमारे बंदे उसे रोक नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर ज्यादा बंदे थे ही नहीं, सब लोग तो यहीं पर है। दाजुन साले बहन के घोड़े, तूने ये क्या किया? भौंक साले, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं जिनशे के छोटे घर को, और ये एक दिन पहले का सीन है जब दाजुन उसके घर गया था। तब उसने जिनशे को इस लोन के लफड़े से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बताया था। ये थोड़ा रिस्की है लेकिन अपना काम हो जाएगा। अब जिनशे डरा हुआ तो होता है, लेकिन अपनी मॉम की वो फोटो देखकर वो तैयार हो जाता है। फिर हमें यूशिक की लोन ब्रांच की एक अलग ऑफिस दिखाई जाती है, जहां दाजुन के कहने पर जिनशे ने कॉल लगाया था। वो उस बंदे को कहता है कि मैं अपने लोन का सारा पैसा चुकाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे रेफरल सिस्टम के जरिए मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोन लेना चाहते हैं, मैं उनके पैसों के कमीशन के थ्रू अपना लोन चुका दूंगा। वेल ये प्लानिंग दाजुन की ही होती है ताकि वो यूशिक के एक्चुअल ऑफिस को फाइंड आउट कर सके। उस लोन वाले बंदे ने जिनशे को कहा होता है कि पहले मेरे बंदे तेरे दोस्तों के साथ बातचीत करके कंसल्ट करेंगे, तो उनको पहले मेरा नंबर दे दे। वैसे असलियत में ये तो बस एक ट्रैप था, लेकिन इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए दाजुन ने पहले से ही जुगाड़ करके कई सारे बर्नर फोन्स जिनशे को दे दिए थे। फिर जिनशे उन सभी फोन्स के जरिए मैसेजेस के थ्रू अलग अलग लोकेशंस पर उसके नकली दोस्तों की मीटिंग को सेटअप करता है। यानी कि इस पूरे सेटअप के जरिए जिनशे को ये पता लगाना था कि इन लोन शार्क का एक्चुअल ऑफिस कौन सा है। तो अपने अंदाजे के थ्रू इन सारी लोकेशंस का जो सेंटर पॉइंट था ना, जहाँ से ये सारा काम ऑपरेट होता था, उस जगह का अंदाजा उसने लगा लिया था। फिर अगले दिन शाम को वो खुद ही उस जगह पर जाता है उस लोन ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने। मुझे युनडोंग को जल्दी खबर करनी होगी कि वो जगह इसी एरिया के बीच में है। तभी उसके पीछे से कोई गुस्से में उसे बुलाता है, ओए साले, मैं कब से तुझे हर जगह ढूंढ रहा था, तेरे वो कमीने दोस्त मीटिंग की जगह पर आए ही नहीं। सच सच बता साले, तू हमारा काटने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? और बस इसी घूसट के बाद जिनशे गायब हो गया था। मैंने कोशिश की लेकिन मैं जिनशे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और हमारे पास अभी बस एक लास्ट क्लू बचा है, और ये लोकेशन होती है वो कोरियन ढाबे वाली। बता हिसू, क्या तुझे इस बारे में कुछ पता है? रुको भाई, जरा मेरे को सोचने दो, मैंने कुछ अच्छा तो खाया था तब। हाँ याद आया, इस जगह पर मैं पहले भी जा चुका हूँ। और फिर सेम उसी रात को हिसू वही ढाबे वाली जगह पर पहुँचता है। अरे यार, यहाँ तक पहुँच तो गया लेकिन वापस कैसे जाऊंगा? रास्ता तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो वो जगह इस ढाबे वाली जगह से थोड़ी ही आगे थी। तो कोई नहीं, मैं भागते हुए इस बड़े से एरिया में उसे
आराम से ढूंढ लूंगा। और ऐसे ही अपनी सर्चिंग के थ्रू वो फाइनली यूशिक के रूम वाली वो एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाता है। और इस पूरे टाइम के पैरेलल ही दाजुन यूशिक के साथ मीटिंग के लिए जंकयार्ड पहुंचा था। यूशिक के रूम के अंदर से ऑलमोस्ट सारी चीजों को साफ करने के बाद बस एक बड़ा सा सेफ बचा होता है, लेकिन हिसु भाई लग जाते हैं अपने दूसरे काम पे। आखिरकार अब मैं वो काम करूंगा जो मैं करने आया था। ये बोलते हुए वो पीसी के अंदर कुछ खास चीजें करने लगता है, तभी मॉनिटर की स्क्रीन पर किसी का हाथ आकर रुकता है। अबे ओए, और ये होता है नेमो। अगर तू कोई चीज चेक कर रहा है तो ध्यान से करियो। है? अबे तू कौन है? बट तब तक नेमो की लात हिसु की गर्दन तक पहुंच चुकी थी। ये किक कितनी ज्यादा खतरनाक थी कि हिसु भाई उड़ते हुए रूम के कोने में जाके गिरते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन की भी माँ बहन एक हो जाती है। साले चूहे की तरह हमारी जगह में घुसते हो, तुझे क्या लगा था यहाँ से हर कोई जा चुका है? तुझ जैसे गरीब खजूर लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। चल ठीक है, मैंने जो भी मजाक में कहा था उसे मैं वापस लेता हूँ। यानी कि अब ऑफिस के अंदर हिसु वर्सेस नेमो की फाइट होने वाली है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है वापस से जंकयार्ड पे। दाजुन साले, तूने अपने किसी खास बंदे को मेरे ऑफिस में भेजा है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वहाँ पर हैंगवांग का एक और एग्जीक्यूटिव नेमो मौजूद है। तू साले कुछ भी कर ले, फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन से अब बाहर नहीं निकल पाएगा। तेरे दिमाग में अब भी प्लानिंग चल रही है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हूँ। जिनसे मेरे दोस्त, तूने काफी अच्छा काम किया। बहुत जल्द मैं तुझे वहाँ से नीचे उतार लूंगा। जिनशे के फेस पर स्माइल होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका दोस्त उसे बचा ही लेगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। चल देखते हैं तू कब तक खुद को शांत रखता है। उसके इतना बोलते ही कई सारे बंदे दाजुन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको 2-4 फटके मार के कोई दूर उड़ा देता है। What the hell? क्या दाजुन अकेला नहीं है? आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आए? और फिर हम एक वाइल्ड सीन के थ्रू देखते हैं कि दाजुन की हेल्प के लिए उस पूरी जगह पर कई सारे बंदे आ गए हैं, जो होते हैं म्यूयोल ग्रुप के। क्या तुम ठीक हो मिस्टर सीईओ दाजुन? बोले तो उनका बॉस खुद भी यहाँ पर आ चुका है। लगता है हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे हैं। शुक्रिया, आखिरकार तुम आ गए। क्या सोचा था मैं अकेला आऊंगा? मुझे अंदाजा था यूशिक अपने बंदों के साथ आएगा, तो मैं भी अपने ले आया। और भाई के इतना बोलते ही म्यूयोल ग्रुप के सारे बंदे यूशिक की गैंग पर अटैक कर देते हैं और फिर होती है तगड़े लेवल की भसड़ शुरू। इवन म्यूयोल पार्क भी कतई सांड की तरह दौड़ते हुए अपनी सिंगल स्ट्राइक के अंदर बंदों को उड़ा उड़ा के फेंकने लगता है। अब म्यूयोल की सांडगिरी देखकर यूशिक की फटने लगी थी। तभी दाजुन उसे कहता है, यूशिक, मैं सही में नहीं चाहता कि तेरा कुछ बुरा हो, लेकिन यही तेरी सजा है। तू खुद को कोसेगा क्योंकि तूने हैंगवांग को ज्वाइन किया। इस बात को गांठ बांध ले, मैं तुझे और तेरे बिजनेस को खत्म करूंगा। क्या तू और मुझे खत्म करेगा? तूने सही में मुझे काफी कम आंक लिया। इतना बोल के वो फुल स्पीड में दाजुन की तरफ चार्ज करता है और उस पर अपनी एक खतरनाक किक मारता है। अब दाजुन को वो किक पड़ती उससे पहले ही वो हट गया था, लेकिन यूशिक की इस किक का इम्पैक्ट देखकर दाजुन भी शॉक था, क्योंकि साले की बस एक ही लात ने एक गड्डी को आधे से ज्यादा डैमेज कर दिया था। और फिर वो अपने स्कूल का वो यूनिफॉर्म उतारते हुए कहता है, क्या लगता है तुझे आज किसकी जीत होगी? बोलना साले, कौन किसे बर्बाद करेगा? और भाई मसल देखो साले के, अब तक छुपा के रखे थे उसने, लेकिन सामने दाजुन भाई भी अपनी जैकेट को उतारते हुए फुल ऑरा फार्मिंग मोड में आ चुके थे। यानी कि अब फाइनली इन दोनों की भिड़ंत होने वाली है। लेकिन तभी साला सीन शिफ्ट होके आ जाता है यूशिक के रूम पे, जहां हिसु भाई वर्सेस नेमो होने वाला है। वो यूशिक साला फालतू में डर रहा था। उसने बोला था कोई दुश्मन आएगा, पर दुश्मन के नाम पर तो तू चूहा है। ये बोलते हुए वो अपनी एक और किक को हिसु पर लैंड करने वाला था, तभी हिसु अपनी फुल स्पीड में उससे बचता हुआ काफी ऊंची जंप मारता है। साले थोड़ी तो इज्जत कर मेरी, गरीब को चूहा बोलता है। एनडीसी के साथ हिसु भाई उस रूम के अंदर ही सीलिंग के चारों तरफ पार्कूर करना शुरू कर देते हैं और पलक झपकते ही वो नेमो पर अटैक भी कर देता है। बट सरप्राइजिंगली नेमो ने इस अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन हिसु की पार्कूर स्पीड इतनी ज्यादा थी कि नेमो उसकी मूवमेंट्स को मैच ही नहीं कर पा रहा था और हिसु उस पूरे रूम की हर एक जगह से कूदते फांदते हुए उस पर लाते बजाए जा रहा था। आखिर साला ये क्या कर रहा है? मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर अब कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। इतने में हिसु उसके ऊपर एक और किक बरसाने आ रहा था, तभी अचानक से नेमो उसकी कॉलर को पकड़ लेता है एंड धड़ाम, वो एक ही झटके में हिसु को स्लैम कर देता है। तेरे अंदर से काफी बदबू आ रही है, पर तुझे पकड़ने के लिए मुझे करीब आना ही था। जरा अपनी चमड़ी को देख, उसमें से पसीना निकल रहा है। बस यही वो वजह है कि मैं गरीबों के करीब नहीं जाता। पर इतने में ही हिसु उसकी नाक पे एक लात मार के उसका खून निकाल देता है। अबे हट साले, पसीने की कंप्लेन? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद
परफ्यूम पाता है, चल अपना असली खून पसीना बहाने के लिए तैयार हो जा। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है जंकयार्ड बैटल पर, जहां गैंगबग अलायंस के बंदे यूशिक के हैंगवांग ग्रुप वाले बंदों का कुत्ता बना रहे थे और किंग म्यूयल पार्क एक साथ 2 से 3 बंदों को हल्क स्मैश मार रहा था। बस 1-2 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों ने जिनशे को भी क्रेन से उतार लिया था। ये गैंगबग वाले साले कुछ ज्यादा ही जोश में नहीं लग रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो काफी आसानी से हमें ओवर पावर कर देंगे। वो बंदा अपनी बात आगे बोलता तब तक तो उसके एनिमीज ने रश कर दिया था, बट तभी वो लोग नोटिस करते हैं एक बड़ी सी परछाई को, जो कि थी इसी जंकयार्ड की एक कार की, जिसे किसी ने क्रेन से उठा के सीधा गैंगबग अलायंस के बंदों पर फेंका था। माँ की आंख, आखिर साला ये किसने किया? बॉस वहाँ देखिए, उनका एक बंदा क्रेन में है और यही बंदा क्रेन की मदद से कारों को उठा उठा के बंदे को चल रहा था। वो लिटरली इसी तरीके से एक बंदे के पैरों का चूरा करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि किंग म्यूयल पार्क अपनी गैंग के उस बंदे को बचाने उस क्रेन के प्रेशर को खुद ही झेल लिया था। डरना बंद करो, ऐसे तुच्छे खिलौने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे सांड किंग म्यूयल पार्क की पावर देखकर सच में उस क्रेन वाले बंदे की फट गई थी, क्योंकि इतने प्रेशर के बाद भी वो उसे स्माइल करके यही बोल रहा था कि साले दम है तो और जोर लगा, इससे पहले कि मैं तुझे और तेरी क्रेन को कुचल दूं। एक साइड पर दाजुन और यूशिक का लफड़ा शुरू होने वाला था। तो इतना सब सिर्फ पैसों की वजह से? साले तू पैसों के पीछे इतना पागल हो गया कि इंसानियत भूल गया। तभी यूशिक कहता है, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज। तू मान कि ना मान, पैसा ही वो चीज है जिससे हम एक इंसान की तरह जी सकते हैं, खासकर तुझ जैसे नाकाम और बेकार इंसान। तभी हमें फिर से दिखाया जाता है यूशिक का पास्ट और हम देखते हैं पहाड़ों की साइड पे बसे एक लग्जूरियस विला को, जिसके अंदर एक कुत्ते का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, जो कि होता है छोटे यूशिक के छोटे कुत्ते का। और इस ऊंची नस्ल के कुत्ते का बंदोबस्त किया होता है यूशिक के बाप ने अपने पर्सनल कनेक्शन और पैसों के दम पर। उस टाइम पे यूशिक के फादर को मिलने आए थे कुछ बैंक के ऑफिशियल्स, क्योंकि वो होता है काफी मालदार पार्टी, बोले तो बैंक का वीवीआईपी। तभी छोटा यूशिक अपने छोटे पूडल को लेकर वॉक पे निकल जाता है। उसके माँ बाप उसे कहते भी है, बारिश का मौसम है बेटा, अपने कदमों को जरा ध्यान से जमाना, जमीन गीली और स्लिपरी हो सकती है, तो अपने पेट का भी ख्याल रखना। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद छोटा यूशिक घर पर वापस पहुंचता है तो वहाँ का मंजर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि घर में जाने के लिए घर बचा ही नहीं था। उसके माँ बाप और उनका घर पूरा उन पहाड़ों की लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। बस एक ही पल और मैंने दुनिया का सब कुछ खो दिया। अब वो हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके विक्टिम और भी लोग बने थे जो छोटे यूशिक की तरह बच गए थे। उन सब ने नजदीक के सेफ हाउस में पनाह ली थी। यूशिक बेचारा कुछ ज्यादा ही डरा और सहमा हुआ था। तभी उसके पास वो बैंक ऑफिशियल्स वाले टकलू अंकल आते हैं, तो उन्हें देखकर यूशिक को ऐसा लगता है कि वो उसका ख्याल रखने आए हैं। तभी वो टकलू बिना बकवास किए ये रिवील करता है कि बच्चे, तेरे बाप ने हमारी बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था। अब उनके टपकने के बाद तेरे बर्बाद हो चुके घर से हम जितनी वसूली कर सकते थे उतनी की है, पर उस अमाउंट के आगे इतना काफी नहीं है। तो तुमको ये बात अच्छे से पता होगी बेटा कि ये लीगली पेट्स भी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो ये बैंक वाले भड़वे उसका कुत्ता ही छीन लेते हैं, मतलब इसको भी बेच के पैसा वसूल करेंगे। और बेचारा यूशिक चिल्लाता ही रह जाता है। यानी कि यही वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से प्रेजेंट में यूशिक गैंग ऐसा है। वो खुद से ऐसा नहीं बना, लेकिन इस शैतान को बनाने वाला असल में एक सिस्टम है। क्योंकि जब वो टकलू कुत्ता लेके जा रहा था ना, तब वो धीमी आवाज में ये बोलता भी है, पैसा बर्बाद हो गया बेंचो। वैसे वो काफी अच्छे ग्राहक थे। हैंगवांग तुम लोगों की सोच से परे है, उनके पास गैंगबग अलायंस से कहीं ज्यादा पैसा है। और आज के जमाने में मनी फॉलोज माय राइवल, पैसा ही सब कुछ तय करता है, यहाँ तक की ताकत को भी। ये बोलते हुए वो दाजुन पर अटैक करने आता है और भाई साहब एक ही मुक्के के अंदर हम देखते हैं कि दाजुन उड़ता हुआ पीछे जाता है। वैसे भाई ने ब्लॉक कर लिया था, पर तब भी यूशिक काफी स्पीड में उसके करीब आकर दाजुन पर मुक्कों की लड़ी लगा देता है और पैसों के बारे में ज्ञान पेलता है कि अगर तू ताकतवर बनना चाहे तो पैसों के थ्रू ही बन सकता है। इसके अलावा तेरी औकात है ही नहीं, तो एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग, जो तो डिजर्व करता है। और सही में यूशिक की ये किक भी दाजुन पर लैंड हुई थी, पर तभी अचानक से उसकी नाक पर पड़ता है एक जोरदार मुक्का, जिससे वो उड़ता हुआ 10 फीट दूर गाड़ी पर जाके गिरता है। कितना भौंकता है साले, तुझे लोगों के लेवल्स निकालना पसंद है ना? मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ, लेकिन पैसों जैसे तुच्छे पैरामीटर्स में नहीं। मेरे स्टैंडर्ड्स उन लोगों के बीच में फर्क करते हैं जो एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीते
देखते हैं। और फिर आते हैं वो घटिया लोग जो दूसरों की जिंदगी पर जीते हैं, एंड वही लोग मेरे लिए लूजर्स हैं। ये बोलते हुए दाजुन ने यूशिक का गला पकड़ के दबा दिया था और साथ ही वो एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार था। तभी हमें यूशिक की गैंग के कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उनके सामने म्यूयल पार्क अपनी सारी ह्यूमन लिमिट्स को पार करते हुए क्रेन को बराबर की टक्कर दे रहा था। अब तू मुझे परेशान कर रहा है साले, एक बार, बस एक बार इस खिलौने में से बाहर निकल, तेरी चटनी बना दूंगा। ये देखकर उस क्रेन के ड्राइवर की भी फट चुकी थी और वो प्रेशर बढ़ाते हुए यही सोच रहा था कि आखिर कितना ही टिकेगा ये। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बंदे ने क्रेन की फुल पावर के साथ उस पूरी जगह को क्रश कर दिया है। ये करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसने किंग म्यूयल को कुचल दिया। पर तभी साइड से एक बंदा चिल्लाता है, भाई जल्दी उधर देख। और उसके साथ हम भी देखते हैं म्यूयल पार्क अपनी सांड वाली दौड़ लगाते हुए सीधा उस क्रेन के ड्राइवर की तरफ आ रहा था। वो वहां पहुंचकर बस अपनी एक ही पकड़ में उसके दरवाजे को उखाड़ के फेंक देता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, कोटाई के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि बजेगा बाजा। सीन शिफ्ट होता है और हम अगेन आते हैं यूशिक के रूम पर, जहां नेमो पर हिसु किक बरसाई जा रहा था। तभी नेमो फिर से उसकी पैंट को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। तेरे ये पैतरे मुझ पर काम नहीं आएंगे, और तुझ में से तो बदबू भी कितनी आ रही है साले लूजर। ये देखना भी कितना ज्यादा बकवास है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है वो मुझसे लड़ने की जुर्रत करता है। बोलना साले गरीब, क्या तू मेरी तरह पसीने के बिना फाइट नहीं कर सकता? वेल, अब तक हिसु कैंग ये समझ चुका था कि उसके सामने अभी जो ओपोनेंट है वो ग्रैपलिंग करने में माहिर है, तो उसे भी फाइट करते हुए अपना थोड़ा तरीका बदलना होगा। ये सोचकर वो अगेन नेमो पर अटैक करने जाता है और जानबूझ के अपनी टी शर्ट को ग्रैब करवाता है। फिर जब नेमो उसे जमीन पर पटकने ही वाला होता है, तभी वो हंसते हुए उसे कहता है, अबे थोड़ा टाइट पकड़। एंड एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर वो अपने पैर को फंसा देता है एक बड़े से बुक शेल्फ में, जो नेमो की ही फुल पावर के जरिए उन पर गिरने वाला था। इस वजह से नेमो का पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है और वो बुक शेल्फ थोड़ा सा उसे लग भी जाता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। और ये चीज इतनी ज्यादा स्पीड में हुई थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि हिसु उसकी पकड़ से कब का छूट गया है। एंड सडनली किसी भूत की तरह वो उसके पीछे आकर बोलता है, अबे तुझे तो पसीना आने लगा। नेमो पलटकर उस पर अटैक करता उससे पहले ही हिसु घूमकर उसे ग्राउंड किक मारता है और इस खतरनाक लात से नेमो की 50% बत्ती गुल हो चुकी थी। वो हिसु को अगेन ग्रैब करने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक हिसु ने कतई जोरदार लात उसके मुंह पे ही जड़ दी थी। हिसु भाई के 2-3 वार ही इतने ज्यादा घातक थे कि लिटरली नेमो उससे कांपने लगा था। तुझे बस एक चीज आती है और वो है ग्रैपलिंग, पर तेरा बाप इससे कहीं ज्यादा जानता है। साले जो लोग इतना साफ सुथरा होने का दिखावा करते हैं ना, असल में वही गंदे होते हैं। ये सब बोलते हुए पीट पीट कर उसने नेमो का कुत्ता बना दिया था। एंड फाइनली नेमो की अकल ठिकाने आ गई। उसे ये पता चल गया कि हिसु के अंदर से ये डिफरेंट स्मेल क्यों आ रही थी, क्योंकि वो स्मेल थी उसने अब तक के अपने जीवन काल में बहाए हुए खून की। एंड वी नो कि पास्ट में हिसु कैंग क्या था, और तभी वो काफी जोर से नेमो के मुंह पर कतई लिप टू फुट जोरदार अटैक मारता है। एंड इसी के साथ हो जाता है नेमो का काम 25। फिर हिसु खुद से ही ये सोचने लगता है, अबे मेरे को तो सच में पसीना आने लगा, क्या मुझे मेरे कपड़े धो लेने चाहिए? सच में यार ये बंदा क्रेजी है। सीन वापस से शिफ्ट होता है जंकयार्ड पे, जहां दाजुन भाई यूशिक पे मुक्के ही मुक्के बजा रहे थे, लेकिन यूशिक कुछ अलग ही लेवल की चीजें बड़बड़ाए जा रहा था। दाजुन तू जानता है कि गरीबी की कितनी बेबसी होती है। हट साले, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तू साले कुछ भी कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। और इस मोमेंट पर दाजुन समझ जाता है कि यूशिक बावला हो चुका है, क्योंकि साले ने कार के साइड मिरर का नुकीला टुकड़ा हाथ में ले लिया था, जिससे अगले ही पल वो दाजुन पर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी डबल स्पीड में उसके मुंह पर पड़ता है दाजुन भाई का काउंटर पंच, जिसकी बेचारे यूशिक को भनक तक नहीं लगती कि आखिर वो पंच कहां से आया था। तो वो अगेन दाजुन पर अटैक करने जाता है, यही सोचकर कि पहले वाला पंच तुक्के में लग गया होगा। लेकिन अगले ही पल हम यूशिक को हवा में गुलाटी मारते हुए उड़ता हुआ देखते हैं। दाजुन भाई ने बस अपना एक स्टेप आगे बढ़ा के ये पंच किया था, और हालत देखो यूशिक की, कतई विमल थुकवा दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इस साले को हरा सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो पैसा ना बदल सके। बोलना साले दाजुन, कितना चाहिए तुझे पैसा? बस अब इस चीज को यहीं पर रोक दे। तू जितना बोलेगा मैं उतना दूंगा। जरा सोच के तो देख, तू उन पैसों से अपनी जिंदगी बदल सकता है। पर तभी दाजुन उस पर एक और मुक्का मारते हुए कहता है,
मुझे वो नहीं चाहिए। तेरा सारा का सारा पैसा भी मेरी जिंदगी को रत्ती भर भी बदल नहीं सकता। और दाजुन की ये बात सुनकर यूशिक को याद आते हैं अपने वो पुराने पल, जब उसने अपने गंदे कामों के थ्रू पैसा कमाने की शुरुआत की थी। एंड ऐसे ही पैसा कमाते हुए वो कितना ऊपर तक आ गया था। लेकिन आज जब दाजुन उसकी गंदी वाली कुटाई कर रहा है तो उसका पैसा उसके काम में ही नहीं आ रहा। यानी कि पैसा सब कुछ नहीं बदल सकता। अगर पैसों जैसी चीज से मेरा बदला रुक सकता तो मैं उसे लेने की शुरुआत ही ना करता। अच्छा साले, ये बात है, अपनी ये बकवास बातें बनकर। ये बोलते हुए यूशिक कैंग वहाँ से भाग लेता है और एक टूटी फूटी गाड़ी के अंदर जाकर उसके दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। उसकी ये हरकत देखकर गैंगबग अलायंस के बंदे भी चिल्लाने लगते हैं कि वो तो साला भाग रहा है। और तभी अचानक से वो पूरी कार जोर जोर से हिलने लगती है और उसकी चारों तरफ से अंदर घुस आते हैं बड़े से हुक्स, जो कि थे उस जंकयार्ड की बड़ी सी क्रेन के, जिससे कार्स को उठाया जाता है। एंड ये वाला नजारा देखकर दाजुन भी थोड़ा हक्का बक्का हो गया था, क्योंकि ये चीज की थी म्यूयल पार्क ने, और भाई ने कार को यूशिक के समेत ही उठा लिया था। जाता कहाँ है साले, तुम भड़वों ने गैंगबग के साथ जो किया, मैं उसका बदला तो लूंगा। भाई सच में ये क्रेन वाली ऑरा फार्मिंग देखकर बंदों के मजे ही मजे हो जाते हैं। एंड म्यूयल पार्क फुल फॉर्म में यूशिक की उस पूरी कार को उसके साथ ही हवा में चक्री घुमा देता है। वैसे उस कार के अंदर यूशिक की फटके 64 और 64 से 132 हो चुकी थी, लेकिन किंग म्यूयल उस पूरी कार को हवा में ही क्रश करते हुए झुला रहा था। देख साले, अब तेरे मरने के चांसेस है 99.999%। और अगले ही सेकंड म्यूयल उस गाड़ी को ऊपर हवा में ही पूरा का पूरा क्रश कर देता है। भाई उसके पुर्जे अलग होकर नीचे गिर रहे थे। और इसी के साथ दाजुन कहता है, आखिरकार इस चीज का अंत हुआ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूशिक घुटनों के बल दाजुन के सामने बैठा था। तेरी गंदी करतूत और एम्बिशंस का खात्मा अब हो चुका है। लेकिन यूशिक को तो कतई सदमा प्रो मैक्स लग गया था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी मेरे साथ कभी हो सकता है। अबे यार, मैं तो उसकी हड्डी पसली तोड़ना चाहता था। नहीं, अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना गोल अचीव कर चुके हैं। गैंगबग के हमारे म्यूयल ग्रुप के बंदों ने यूशिक कैंग की गैंग को मात दे दी। मिस्टर दाजुन, ये देखो, लगता है ऑफिस का काम भी काफी अच्छे से हो गया। अब इस साले गांडू की हालत देखो। अब हमारे गैंगबग अलायंस के जीत के चांसेस पूरे 10,00,000% है। लेकिन दाजुन म्यूयल को फुल इग्नोर करते हुए अपने दोस्त जिनचे की खबर पूछने लगता है। युनडोंग, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। अगर तुम साथ ना देते तो तुम भी ताकतवर हो। तुम में भी वो बात है। ये एक ऐसा जुआ था जो तुम्हारी जान भी ले सकता था, लेकिन फिर भी तुम बिना हिचकिचाहट के इसमें कूद पड़े। जब मैं तुम जैसा ही लूजर और कमजोर था, तब भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। ये सुन के युनडोंग बेचारा सोच में पड़ जाता है कि साले तू मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरी ले रहा है। पर तभी उस जंकयार्ड में रहे स्पीकर में से काफी जोर से तीखी आवाज गूंजने लगती है, जिससे सभी लोग एक साथ इरिटेट हो जाते हैं। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि सभी के कानों में तकलीफ हो रही थी। दाजुन पूछता है कि आखिर ये कहां से आ रही है। तभी म्यूयल उसे पॉइंट करके बताता है कि ये सारी करतूत यूशिक की है। वो वॉकी टॉकी के जरिए ये करके हमें डिस्ट्रैक्ट किया और यहाँ से भग लिया। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है उसके रूम वाली वही बिल्डिंग जहाँ शायद से हीसू भाई अभी भी मौजूद है। पर अभी यहाँ पर ये बाइक देखकर साफ पता चल रहा है कि जंकयार्ड से भागकर यूशिक यहीं पर आया है। दाजुन ने उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि वो रेंगते हुए बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ा था। मैं अकेला ही बहुत दूर तक आ चुका हूँ। कई सारे लोगों को धोखा दिया मैंने। उन सारे पैसों के लिए मैंने बहुत खून बहाया है। क्या मैं यहाँ तक आने के बाद ऐसे टूट जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता, मैं भले ही फाइट हार गया, पर उन पैसों से मैं वापस से जीतूंगा। पर जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो किसी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर अपने हीसू भाई उस सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अबे यार, मैंने अपनी बर्थडे डाल के देखी, लेकिन इसका पासवर्ड तो खुल ही नहीं रहा है। ये साला सच में गांडू है। वो पलट के उल्टा यूशिक से पूछता है, अरे भाई जरा कॉम्बिनेशन बताना मेरे को। ये सुन के इधर यूशिक का माथा सनक जाता है। वो कहता है, तेरी माँ की साले हट। अबे भाई क्या हो गया? मैंने तेरे कच्चे नहीं मांगे। निकल जा साले यहाँ से, मेरा मत्था घूमा हुआ है। वो पैसा वो तेरा नहीं, वो मेरा है। अगर करीब आया तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अबे पागल, तुझे अब तक पता नहीं चला कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तेरी वैसे भी फट गई है, तू अकेला है। तेरी खुद की हालत देख, तेरे बंदों की हालत देख, जरा तो शर्म कर, सरेंडर कर दे, कम पीटेगा। लेकिन हीसू की बात सुन के यूशिक पागलों की तरह हंसने लगता है और उल्टा उससे सवाल करता है कि सरेंडर? कैसा सरेंडर? तू कभी इस सेफ को नहीं खोल पाएगा और ना ही किसी में इतनी ताकत है कि इसे यहाँ से उठा के लेके जा सके। मैंने पहले ही उनको खबर कर दी है।
है वो आएंगे, मेरे हैंगवांग वाले मेरी मदद करने आएंगे। ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैं दाजुन को नहीं धर पाया, पर गैंगबक वाले मेरे बिजनेस को खत्म नहीं कर सकते। मैं कभी कोई गलती नहीं करता। अबे चल, तुझे सही में नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है? क्या तू कहना क्या चाहता है? अब हिसू ने यूशिक को क्या कहा वो बात हमें दिखाई नहीं जाती। हमें डायरेक्टली प्रसारण मिलता है उसी जंकयार्ड का, जहाँ दाजुन भाई म्यूयल को ये ऑर्डर दे देते हैं कि अब यूशिक भड़वे को पकड़ने मत जाना उसके पीछे। क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं? अब स्टार्ट होगा हमारे प्लान का फाइनल स्टेप। एंड इस प्लान और इसके फाइनल स्टेप की पूरी प्लानिंग की थी ग्योमबेक ने, जो अभी शहवा बिल्डिंग के ऊपर से कुछ खास लोगों को दूरबीन से आता हुआ देख रहा था। आखिरकार प्लान के मुताबिक वो लोग आ रहे हैं और तभी यूशिक के रूम में हिसू ये रिवील करता है कि भाई मैं तेरे पैसे और इस सेफ को चुराने आया ही नहीं हूँ, मैं तो बस तेरे पीसी में से सभी को मैसेज करने आया था ताकि तेरे ही कस्टमर यहाँ साक्षात आकर तेरी पुंगी बजा दे। एंड उस ऑफिस की खिड़की खोलते ही वो देख लेता है कि नीचे सब के सब आ चुके थे, जिनसे वसूली और टॉर्चर करके ही यूशिक ने इतना सारा पैसा बनाया था। और इन सब चीजों के बावजूद भी अभी तक उसको समझ में ही नहीं आया कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हिसू भाई अपनी जेब में से एक नोटों की गड्डी निकालते हैं। नीचे सभी डेटर्स खुद को आए उस टेक्स्ट मैसेजेस को देख रहे थे, जिसमें लिखा था आसमान से पैसे बरसने वाले हैं उस कोरियन ढाबे वाली बिल्डिंग से, ये आपकी जान और गान बचाने का आखिरी मौका है। ये है वीआईपी लोन का एक कड़क ऑफर, पहले आओ पहले पाओ और जितना ब्याज हुआ है वो भी वापस ले जाओ। मतलब ये सारी उन्हीं लोगों की टोली है जिनको यूशिक टॉर्चर करके तुच्छ और गरीब समझता था। हिसू भाई उन सबकी आंखों के सामने नोटों की गड्डी हवा में उछाल देते हैं और सच में पैसे बरसने लगते हैं। अंदर यूशिक उससे पूछता है कि अबे साले तू ये क्या कर रहा है? पर तब तक हिसू इन सभी को चिल्लाकर ये बता चुका था, भाई और बहनों तुम सब के सब इधर ऊपर आ जाओ और लूटो, जितना चाहिए उतना पैसा इधर है। उसकी ये बात सुनकर वो पूरी भीड़ बिल्डिंग के अंदर घुसने लगती है, जिसे ग्योमबेक सामने वाली बिल्डिंग से देख रहा था और वो हम सबको बताता है ज्ञान की बात। ऐसे सभी कर्जदारों में कुछ आम बातें होती है। नंबर 1, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है और दूसरा, वो यूशिक गैंग जैसे क्रेडिटर्स पर काफी गुस्सा होते हैं। मतलब इन लोगों की यही प्लानिंग थी कि जो भी लोग लोन लेने के बाद पैसों के लिए तरसते हैं उनको इस जगह पर इकट्ठा करना एंड और भी ज्यादा पैसों का लालच देना, जिससे वो लोग खुद ही बिल्डिंग में घुसकर यूशिक के पूरे धंधे का तहलका ऑमलेट बना दे और साथ ही उससे अपना बदला भी ले ले। और लिटरली उन पर जुल्म करने वाले यूशिक को अपने सामने देखकर वो सब के सब उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। वैसे हिसू इस तमाशे को अपनी आंखों से लाइव देख रहा था एंड जाते हुए वो उन सबको कहता है, अरे भाई लोग, ये कुछ बोल रहा था कि कोई उसके हैंगवांग वाले लोग आने वाले हैं, तो उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन ढूंढने में टाइम मत लगाना, उसे तोड़ दो या फिर उठा के ले जाओ। ये बोलता हुआ हिसू बिल्डिंग से ही कूद जाता है। ये नजारा देखकर यूशिक के साथ साथ उन सभी के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि जिंदा बंदा नीचे कूद गया भाई। बट वो लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं यूशिक और उसके पैसों को। उस पर चढ़ाई करके उसकी इज्जत के साथ साथ वो लोग सब कुछ लूट के लेके चले जाते हैं। और ये सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक सन्नाटे के साथ गैंगनम में भी आगाज हो चुका था कि इस जगह को भी टेक ओवर करने की शुरुआत गैंगबक अलायंस कर चुका है और उन लोगों ने सक्सेसफुली हैंगवांग की फंडिंग को कोलैप्स कर दिया है। चाहे हैंगवांग कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये दरार काफी गहरी पड़ी है और हमारे दाजुन भाई शुरुआत कर चुके हैं हैंगवांग को निगलने की। अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है जिनशे का घर, जहाँ उसकी तारीफ करते हुए हिसू भाई धड़ाधड़ खाना पेले जा रहे थे। दाजुन साले, हमें इस भुक्खड़ के साथ यहाँ आना जरूरी था, म्यूयल के साथ हम गैंगबक निकल जाते। तो दाजुन ऊपर से कहता है, भाई मस्त नाश्ता है, खा ले। एंड तभी जिनशे अपनी आदत से मजबूर ग्योम के पीछे आकर बोलता है, खा लो भाई, मना मत करो। अब सबका दिल से शुक्रिया, मैं तुम सबकी ही वजह से उधारी से बच पाया, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तब दाजुन जिनशे को हिम्मत देते हुए कहता है कि अब तुझे अकेले ही स्कूल जाना होगा और खुद ही सारी मुसीबत का डट के सामना करना होगा। जिनशे भी सामने से ये कहता है कि हाँ, तुमने मुझे जो बताया था और जो भी मैं तुम्हें देखकर सीखा हूँ, मैं उन सारी चीजों को याद रखूंगा। वैसे भी अब आगे से सब कुछ मुझे ही तो करना है। तो युनडोंग, मेरा मतलब है दाजुन भाई, भले ही हम लंबे वक्त तक साथ नहीं रहेंगे, पर फिर भी तुम मेरे दोस्त हमेशा रहोगे। तो दाजुन उसे फाइनल ग्रीट करते हुए कहता है कि ज्यादा फिल्मी बातें मत कर बिड़ू, तू बस अच्छा खाना बना, मैं वापस वो खाने आऊंगा। एंड फिर वो फाइनली अपने उस दोस्त को अलविदा करके गैंगबक में रिटर्न करता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लग्जूरियस हार्मोनो नाम का रेस्टोरेंट, जहाँ पर एक से एक लजीज आइटम के साथ पूरा टेबल सजा है, क्योंकि वहाँ पर हो रही थी हैंगवांग के बचे कुचे सारे एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग।
किंग और वो लोग डॉचेंग क्वैक और यूशिक कैंग के खात्मे के बारे में ही बात कर रहे थे। ग्वांग युक कहता है हम इस मामले को लाइटली नहीं ले सकते, अगर बॉस को पता चला तो वो निराश होंगे। तो आरम जू कहती है हम उस लूजर की भरपाई आराम से कर सकते हैं, वैसे भी पहले गैंगबक के अंदर हद से ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो कोई ऐसी गलती मत करो जिससे बाद में पछताना पड़े। ये सुन के अंकल चोई बोलते हैं अबे अब इतना ज्यादा बनो मत, तुम सब के सब गांडू लोग अभी किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, है ना? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अबे मोटे, यहाँ बैठे किसी को भी इस सिचुएशन की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मतलब साफ है, यहाँ सब लोग इसीलिए आए हैं ताकि पूरे हैंगवांग का सक्सेसर बन सके। वैसे भी यूशिक और डॉचेंग वो दोनों चूजे हट चुके हैं। मुझे यकीन है तुम में से कई लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ शामिल हुआ हर कोई अपने अपने कॉम्पिटिटर्स की हालत देखने आया है। तभी रूम के बाहर से आवाज आती है यहाँ बातें तो हद से ज्यादा हो रही है, और वो दरवाजा खोलते ही अंदर एंट्री मारता है एक लंबा चौड़ा बंदा। क्या हुआ, स्वागत तो करो हमारा। इसको यहाँ पर देखकर कुछ एग्जीक्यूटिव्स के दांत खट्टे हो गए थे, इवन अंकल चोई की शक्ल भी उतर गई थी। फिर उनके थॉट्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि धंधा बढ़ने के बाद हैंगवांग दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है, जिसमें से पहले तो ये सारे बिजनेस वाले एग्जीक्यूटिव्स और दूसरे हैं स्पेसिफिक क्राइम के अंदर एक्सपर्टीज रखने वाले। और उन सभी लोगों में से ये बंदा है उनका टॉपर। इसका नाम है यांग ह्यूक, जो हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव तो है लेकिन हमेशा अपने छुपे क्राइम की दुनिया में ही उलझा रहता है। इसने आज तक हैंगवांग के अंदर चल रही पॉलिटिक्स में नाक नहीं घुसेड़ा, तो आज ये यहाँ पर क्या करने आया है? वाह, तुम लोग तो काफी अच्छा माल खा रहे हो, लेकिन देखो तो तुम सालों को तो अच्छे से टूना खाना भी नहीं आता। ये बोलते हुए वो उस मछली की आंख निकाल के खा जाता है। क्यूरियोसिटी के मारे ग्वांग युक उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो सीधा सबके सामने ही ये रिवील कर देता है कि मैं सक्सेसर बनने ही आया हूँ। क्या तुम खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते? तभी यांग ह्योक काफी जोर से ग्वांग युक का थोबड़ा टेबल पर पछाड़ता है। बकवास बंद कर झाड़िए, तू हद से ज्यादा भौंकता है। यही तो वो वजह है कि मैं किसी आटू झाटू लोगों के साथ खाना नहीं खाता। अगर अभी कोई कुछ कहना चाहता है तो वो बस अपना हाथ ऊपर करे। इस बंदे का ऑरा इतना ज्यादा था कि यहाँ बैठे ऑलमोस्ट सारे एग्जीक्यूटिव्स की फट गई थी, तो कोई कुछ नहीं बोलता। बढ़िया, ये काफी अच्छी शुरुआत है। तो अब हम क्या गैंगबक अलायंस को खत्म करें? और उसके इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है YG टावर पे, जहां दाजुन अपने खास बंदों के साथ बातें कर रहा था। योशिक कैंग अपने कर्जदारों से हुई पिटाई के बाद दुम दबा के गैंगनम से ही भाग गया। हाँ बिल्कुल, वो लोन के बिजनेस का सेंटर पॉइंट था, और अब उसके जाने के बाद कुछ टाइम तक हैंगवांग का काम अच्छे से नहीं चल पाएगा। हमने मिलकर हैंगवांग नाम की एक बड़ी सी दीवार में एक छोटी सी दरार बना दी है, लेकिन तब भी उनको हराना आसान नहीं होगा। हमें बहुत सफाई से इंतजार करना होगा। जैसे ही वो दरार एक सुराख में बदलेगी तो हमारा वो मौका बन जाएगा कि हम युशियोंगशन को गले से पकड़ ले। बढ़िया बात है भाई, चलो इसी बात पे बटर चिकन की पार्टी करते हैं। वैसे भी अपन लोग ने यहाँ तक पहुँचने तक बहुत कुछ झेला है। लेकिन तभी दाजुन हीसू के कंधे पे हाथ रख के उन सभी को रिलैक्स होने से मना करता है। हमें अभी के अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जब YG टावर की छत पे युनडोंग बॉक्सिंग सीख रहा था, और गैंग के बाकी बंदे काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे क्योंकि युनडोंग का ये रूप उन लोगों ने पहली बार देखा था। वो फाइटिंग की चीजों को काफी तेजी से अडेप्ट करने लगा था, यहाँ तक कि वो इतना इम्प्रूव हो चुका था कि वो ट्रेनिंग करते करते अपने पार्टनर्स को भी थका देता था। तभी हम देखते हैं कि दाजुन भी वहाँ पर पहुंच चुका था और उसने भी युनडोंग की बॉक्सिंग देख ली थी। एंड मजाक मजाक में युनडोंग अचानक से दाजुन को ही चैलेंज कर देता है। लाइक उसे जानना था कि वो दाजुन के लेवल के कितने करीब पहुंचा है, पर तभी दाजुन काफी इजीली उसको पकड़ के फ्लोर पर पटक देता है और उसे कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है। वैसे युनडोंग को पहले ही पता था कि वो दाजुन को हरा ही नहीं सकता। दाजुन काफी खुश था क्योंकि युनडोंग घर का सारा काम करने के बावजूद भी अपना टाइम निकाल के ट्रेनिंग करता है। वो कहता है कि दाजुन भाई, ये सब आपने भी तो किया था, आप भी तो एक रनवे फैमिली में थे ना पहले। आखिर आपकी वो जिंदगी पहले कैसी थी, मुझे बताओ ना। वो सीधा ही कह देता है कि भाई मैंने भी सब कुछ अपने से ही किया था। तो युनडोंग को लगता है कि दाजुन झूठ बोल रहा है। फिर रात के टाइम पे हम देखते हैं कि दाजुन अब भी छत पर खड़ा है और देख रहा है अपनी पुरानी रनवे फैमिली की फोटो। उसे याद आते हैं वो सारे पल कि वो कैसे उनसे मिला, फिर उन लोगों ने उसके साथ क्या काम करवाया, लेकिन आखिरकार उसे अपने परिवार में अपना लिया। वो आसमान में चमकते सितारों को देखकर बोलता है, मुझे
मुझे याद आ रही है तुम सबके। फिर इसी सेम टाइम पर हमें दिखाया जाता है एक इलीगल ऑक्शन मार्केट, जिसका एंकर अनाउंस करता है बोली लगी है 110 मिलियन वॉन की। तभी 2-3 जगहों से आवाज आती है 120 मिलियन वॉन, लेकिन एक मोटू बंदा बोलता है 130 मिलियन वॉन। कमाल हो गया, कांग्रेचुलेशंस, आप इस बोली को जीत चुके हैं। और इसी के साथ 29 साल का जे-यून ली आपका हुआ। माँ की आंख यहाँ पर इंसानों की बोली लग रही थी, प्रोडक्ट्स की नहीं। अब इनको खरीदने के बाद इनके साथ क्या किया जाता होगा ये आप इसी स्माइल के साथ समझ लो। तभी एंकर बोलता है भाई और बहनों, अब आपके सामने पेश करता हूँ अगला आइटम, जो कि है ये 18 साल की ग्योंग होंग। चलिए बोली लगाइए और चिकनी चमेली लेकर जाइए। अब अगर अब भी आपका दिमाग नहीं चला तो आपको बता दूं कि ये ग्योंग वही लड़की है जो हांगिल जो के फार्म की मेंबर थी, जिसने दाजुन को रेसलिंग और सुप्लेक्स मारना सिखाया। वैसे इस बेचारी को पास्ट में भी किसी ने बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई थी और फिर उसे हांगिल मिला। लेकिन हांगिल के मरने के बाद दाजुन की तरफ वो सारे फैमिली मेंबर्स अलग हो गए और अब ग्योंग की जिंदगी की हालत इतनी ज्यादा बदतर है कि वो खुद अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। एंड इसी के साथ ये पूरा आर्क और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।